A very good day to everyone. This is Ankita Arora from Study Made Easy, engaged in teaching DTA and IDT for CA Final and CA Inter. स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हमारे सीए इंटर जी ड्राइव के हो चुके हैं। दोनों लेक्चर्स अभी यूट्यूब पे अपलोडेड हैं। थर्ड लेक्चर ये भी यूट्यूब पे ही आपको मिलेगा। लेकिन इसके बाद जो भी लेक्चर्स होंगे दैट विल बी अवेलेबल ओनली इफ यू ज्वाइन द क्लासेस। अगर आप जी ड्राइव क्लासेस ज्वाइन करते हैं और इफ यू वांट टू ज्वाइन लाइव क्लासेस तो आप लाइव क्लासेस भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन दैट तो 7999709236 पे यू कैन हैव अ कांटेक्ट। आप डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। वेरी 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 फीजेबल फीस है यहाँ पे। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज बस और बता दूं, जो लोग लाइव बैचेस ज्वाइन करते हैं उनको मेंटरिंग मिलती है और जी ड्राइव में मेंटरिंग नहीं है, बट सारी टिप्स ऑफ द मेंटरिंग यहाँ पे भी क्या होती है, प्रोवाइड की जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया था विद सेक्शन नंबर 7 बिकॉज सेक्शन नंबर 7 इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है? वो है आपका सप्लाई। कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी एक्टिविटी अगर वो सप्लाई है एज पर सेक्शन नंबर 7, तभी हम ये बात बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि मैम इन दैट केस ओनली हम जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। और ये जो सप्लाई है या तो गुड्स का होना चाहिए या तो सर्विस का होना चाहिए, जाके हम बोलते हैं जीएसटी एप्लीकेबल। तो जीएसटी का जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, उसका जो सबसेक्शन 1 है एंड क्लॉज ए है, वो बात कहता है कि देखो सारे तरह का सप्लाई यहाँ पे इंक्लूड किया है, चाहे वो सप्लाई हो आपका सेल, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, किसी भी तरह का किसी भी फॉर्म का ट्रांजैक्शन हो वो सप्लाई है, अगर वो किसका है, गुड्स या फिर सर्विस का। यहाँ इन्हें सारे एलिमेंट्स चाहिए थे, जैसे कि उन्हें कंसिडरेशन भी चाहिए था, कोर्स फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस भी यहाँ पे क्या चाहिए था, इन्हें चाहिए था। और ये किया किसने ये ट्रांजैक्शन किसे करना होगा? ये ट्रांजैक्शन करना होगा किसी पर्सन को, और पर्सन की डेफिनेशन भी वी हैव डन। कोर्स फर्दरेंस की डेफिनेशन वी हैव आल्सो डन। कोर्स फर्दरेंस में जब हमने डेफिनेशन की थी तो मेन चीज मैंने कहा था, बस ये याद रख लेना, कोर्स फर्दरेंस में एक अलग पॉइंट जो आपको मिलेगा कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और आफ्टर क्लोजर ऑफ बिजनेस अगर सप्लाई या एक्विजिशन करते हो आप गुड्स का, दैट इंक्लूड्स कैपिटल गुड और इनपुट सर्विस, दैट इज आल्सो कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस आपका चाहे ट्रेड हो, मैन्युफैक्चर हो, कॉमर्स हो, पेक्यूनर बेनिफिट हो या नहीं हो, तो वॉल्यूम क्या है, उसकी एंसिलरी एक्टिविटी, ये सभी भी कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। इसके अलावा हमारा था, अगर आप एडमिशन टू एन इवेंट करवाते हैं जिसके लिए कंसिडरेशन चार्ज करते हैं, या फिर क्लब एसोसिएशन के मेंबर्स को आप सब्सक्रिप्शन फीस लेके कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, या फिर किसी प्रोफेशन या ट्रेड के रीजन से आपको कोई ऑफिस होल्ड करने को मिलता है, और या फिर गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जो भी एक्टिविटी कर रही है एज अ पब्लिक अथॉरिटी, ये सब कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ही क्या होता है, काउंट होता है। तो ये हमने अभी रिवीजन किसका किया, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन का। मैम व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन? हमने पर्सन की डेफिनेशन में पढ़ा था, इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, एलएलपी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है, आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शन पर्सन। पर्सन मतलब सिर्फ पर्सन नहीं, इंक्लूसिव सारे पर्सन आते हैं यहाँ पे। फिर हमने बात की थी कंसिडरेशन की, और कंसिडरेशन में हमने ये समझा था, कंसिडरेशन मॉनिटरी फॉर्म में हो सकता है, कंसिडरेशन नॉन मॉनिटरी फॉर्म में हो सकता है, कंसिडरेशन रिसिपिएंट पे कर सकता है, कंसिडरेशन अदर देन रिसिपिएंट भी पे कर सकता है। और मेन चीज जो हमने पढ़ी थी कि कंसिडरेशन में रिफंडेबल डिपॉजिट आपका कंसिडरेशन नहीं होता है। इसका मतलब अगर आपको कोई डिपॉजिट मिला है जिसे आपको रिफंड करना है, तो वो कंसिडरेशन ही नहीं है, और कंसिडरेशन नहीं है तो उस वाले ट्रांजैक्शन के उतने अमाउंट पे जो अमाउंट कंसिडरेशन काउंट नहीं होता है, जिसका मतलब है जो अमाउंट डिपॉजिट काउंट होता है उस पे आप जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करोगे। देन इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है हमारा कंसिडरेशन में ही कि अगर एक सप्लायर को, ओनली अ सप्लायर, इफ अ सप्लायर रिसीव्स व्हाट, सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो अगर सप्लायर को सब्सिडी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है,
तो दिस सब्सिडी दैट इज रिसीव्ड बाय द सप्लायर विल नॉट बी लेविएबल टू जीएसटी, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। मैंने एक शॉर्ट क्रक्स बताया है आपको इन चीजों का जो हमने कल डिस्कस किया था। फिर ये भी डिस्कस किया था सप्लाई आप कर चुके हो या फिर करने वाले हो, मतलब एडवांस चार्ज कर लिया है, वो भी क्या है, सप्लाई है। और सप्लाई गुड्स एंड सर्विस का होना चाहिए। गुड्स मतलब मूवेबल गुड्स होते हैं, इसमें मनी सिक्योरिटी नहीं आता बट एक्शनेबल क्लेम आता है। ग्रोइंग क्रॉप्स आते हैं, ग्रासेस आते हैं, या फिर एनीथिंग अटेच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड भी गुड्स की डेफिनेशन में कवर होता है। सर्विस की डेफिनेशन कहती है कोई भी चीज चलेगी बस वो गुड्स नहीं होना चाहिए, और साथ में बोला है मनी एंड सिक्योरिटी भी सर्विस नहीं होगी। लेकिन क्या चीज सर्विस में आती है, यूज ऑफ मनी या चेंज ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ मनी फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर करेंसी फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, को हम क्या कहते हैं, सर्विस। तो ये जो 5 to 6 मिनट मैंने लगाए, 5 to 6 मिनट में मैंने 2 लेक्चर्स में जो चीजें डिस्कस की थी उसका एक सारांश लिया है। याद हो तो गुड्स की डेफिनेशन में हमने शेड्यूल नंबर 3 को भी लिंक किया था, जो था लिंकेज एक्शनेबल क्लेम के साथ, कि सारे एक्शनेबल क्लेम शेड्यूल 3 में कवर होते हैं, लेकिन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग कवर नहीं होता, कसिनो, ऑनलाइन मनी गेम्स कवर नहीं होते, ऑनलाइन मनी गेम्स, और साथ में हॉर्स रेसिंग वाली चीजें कवर नहीं होती, मतलब इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। बाकी के सारे जो एक्शनेबल क्लेम है वो कवर होते हैं नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर, जिसका मतलब है कि इस पे जीएसटी नहीं लग सकता है। सर्विस की डेफिनेशन की तो हमने एक और एक्शनेबल, हमने क्या किया था, शेड्यूल 3 से एक और लिंकेज किया था, एंड दैट लिंकेज वाज सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग। अगर आप लैंड सेल करते हो, बिल्डिंग सेल करते हो, जिसके लिए आपने उसके बनने से पहले कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया, या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेशन से पहले कोई भी कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया है, तो ये एक्चुअल में क्या है, शेड्यूल 3 में कवर होता है। इसका मतलब सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। डन। इतनी बातें हम अभी तक कर चुके हैं। अब इसके बाद हम किस पे आते हैं, अब इसके बाद आते हैं हम क्लॉज बी पे। हम क्लॉज बी में हमने क्या किया था, ये अभी हमने नहीं किया तो हमने इसको स्किप कर दिया। क्लॉज बी कहता था कि अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट करते हो, और ये जो सर्विसेज आप मैम इंपोर्ट कर रहे हो, इट मस्ट बी फॉर अ कंसिडरेशन, फिर भले बिजनेस हो या नहीं हो, तो इसमें हम क्या लगाते हैं, इसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट लगता है। और ये जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, ये क्यों लगता है, हमने रीजन देखा था, क्योंकि सप्लायर इंडिया के बाहर है, जीएसटी एप्लीकेबल होता है सिर्फ उन्हीं लोगों को जो कहाँ पे है, इंडिया में है, तो जीएसटी इज एप्लीकेबल ओनली इन इंडिया। तो इन सच ए केस, इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये जो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो आप फ्रॉम सप्लायर हु इज आउटसाइड इंडिया, उसको हम इंडिया में रजिस्टर नहीं करा सकते। तो यहाँ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट लगा के हम क्या बोलते हैं, कि रिसिपिएंट जो है, रिसिपिएंट को क्या करना होगा, टैक्स पे करना होगा। अगर डायरेक्टली लेक्चर नंबर 3 देख रहे हो, ये वाला, आपको चीजें समझ में नहीं आने वाली हैं, क्योंकि लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 में जितनी चीजें अभी मैं बोल रही हूँ, एक एक एग्जाम्पल के साथ डिटेल में कवरेज हुआ है, तब जाके 10 मिनट में पूरे 2 लेक्चर का रिविजन पॉसिबल है। चलो, इसके बाद हमने शेड्यूल 1 भी किया था, मतलब स्टार्टिंग की, क्या बोलता है शेड्यूल 1, तो शेड्यूल 1 कहता है सिंपल सी बात, कि अगर कंसिडरेशन नहीं है, तो हमने 4 पैराग्राफ बनाए हैं, 4 पैराग्राफ में कुछ एक्टिविटीज कवर की हैं। तो अगर विदाउट कंसिडरेशन कोई एक्टिविटी होती है, और अगर वो शेड्यूल 1 के किसी भी पैराग्राफ में कवर होती है, तो हम बोल देंगे कि ये डीम्ड सप्लाई है। मान लिया हमने कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी मान लिया हमने कि ये क्या है, सप्लाई है। अंडरस्टूड। अब इसके बाद हमको क्या देखना है, मैंने आपको कहा था जब हम शेड्यूल 1 स्टार्ट करेंगे, तो शेड्यूल 1 स्टार्ट करने के साथ ही मैं पहले आपको पैराग्राफ 1 नहीं करवाऊंगी, 2 नहीं करवाऊंगी, 3 भी नहीं कराऊंगी, डायरेक्टली पैरा 4 करेंगे, क्योंकि पैरा 4 जो है शेड्यूल 1 का, दैट इज ऑल्सो फॉर द इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, और क्लॉज बी भी किसके लिए है, फॉर द इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। तो यहाँ तक मैंने 2 क्लासेस में जितनी चीजें बोली थी उन सबका एक शॉर्ट क्रक्स दिया है। ठीक है, 1 मिनट के लिए पॉज करो, तुम खुद वो सारी चीजें रिकॉल करो, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी लंबी भी हो सकती है, लेकिन हमें आज बहुत अच्छे से शेड्यूल 1 में सारी चीजों को बहुत बकायदा अच्छे से क्या करना होगा, कवर करना होगा। ठीक है, तो टेक अ पॉज ऑफ 1-2 मिनट एंड रिकॉल दिस थिंग। तो आई होप यू वुड हैव डन द रिविजन, आपने रिविजन कर लिया होगा।
And after doing this revision, we are going to start with the schedule number 1. हम किसके साथ स्टार्ट कर रहे हैं? We are going to start with schedule number 1. अब मेरी बात को समझना अच्छे से कि ये शेड्यूल नंबर 1 जैसे कि हम ऑलरेडी भी समझ चुके हैं कि शेड्यूल नंबर 1 क्या है कि जब विदाउट कंसिडरेशन, जब क्या होता है, विदाउट कंसिडरेशन कोई ट्रांजैक्शन होता है, विदाउट कंसिडरेशन कोई एक्टिविटी होती है, जिस एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन में या तो गुड्स है या तो सर्विस है, और ये कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए हुई है, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, दैट दिस एक्टिविटी इज कंसिडर्ड एज सप्लाई। अभी आपके सामने क्या कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू कंपेयर दिस टू थिंग्स, दैट इज क्लॉज बी एंड क्लॉज सी। पहले मैं चलती हूँ शेड्यूल नंबर 1 पे। डायरेक्टली हम किस पे मूव करते हैं? वी मूव टू शेड्यूल नंबर 1। जैसे ही मैं शेड्यूल नंबर 1 पे आती हूँ, दिस इज योर व्हाट, शेड्यूल नंबर 1। इसमें आपको 4 पैराग्राफ मिलेंगे, एंड फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्जाम यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैम कितने पैराग्राफ्स हैं? इसमें ज्यादा नहीं, 4 ही पैराग्राफ है। बट जैसा मैंने कहा था कि मैंने क्लॉज बी में इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात की है, मैंने क्या किया है, क्लॉज बी के अंदर इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात की है, तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले पैराग्राफ नंबर 4 को ही कंसिडर कर रही हूँ। व्हाई आई एम कंसिडरिंग पैराग्राफ नंबर 4? क्योंकि इस पैराग्राफ 4 में भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस की ही बात करके रखी। ठीक है, तो लेट अस डायरेक्टली मूव टू पैराग्राफ नंबर 4। पैराग्राफ नंबर 4 किस चीज के बारे में बोलता है? पैराग्राफ नंबर 4 बोलता है अगेन इंपोर्ट के बारे में, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में। चलो, ये रहा क्लॉज बी, और ये रहा हमारा शेड्यूल नंबर फर्स्ट का, ये रहा हमारा किसका, शेड्यूल फर्स्ट का पैराग्राफ 4। ठीक है, देखो, क्लॉज बी कहता है जब भी आप सर्विस इंपोर्ट करते हो फॉर अ कंसिडरेशन, जब भी आप क्या करते हो, सर्विस इंपोर्ट करते हो फॉर अ कंसिडरेशन, पैसा जब आप चार्ज करते हो, पैसा चार्ज करके अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट की है, फिर वो चाहे बिजनेस के लिए हो और या फिर वो बिजनेस के लिए नहीं हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। एंड बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज सप्लाई, यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। मैम क्यों रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ एप्लीकेबल होगा? क्योंकि जब आप इंपोर्ट करते हो तो सप्लायर कहाँ है? मैम सप्लायर इंडिया के बाहर है, क्योंकि मैम जब हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करते वक्त सप्लायर मेरा कहाँ होता है? सप्लायर मेरा इंडिया के बाहर होता है, और सप्लायर ही तो मैम सप्लाई करता है। सप्लाई करने का काम किसका है मैम? सप्लायर का है। मैम जब सप्लायर सप्लाई करता है और वो सप्लायर इंडिया के बाहर है, तो इंडिया के बाहर मैम जीएसटी नहीं लगता। यही मेरा सप्लायर इंडिया में होता तो हम उसे रजिस्टर करवा सकते थे, और इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवा के उसको बोल सकते थे कि भाई तेरे को जीएसटी पे करना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे करना है। बस बिकॉज दिस इम्पोर्टर इज आउटसाइड इंडिया, बिकॉज ये इम्पोर्टर इंडिया के बाहर है, उसका रजिस्ट्रेशन तो बाहर हम करवा नहीं सकते, बिकॉज जीएसटी एक्ट इज एप्लीकेबल इन इंडिया ओनली। तो हम क्या करते हैं, इस सर्विस को रिसीव करने वाला जो रिसिपिएंट होता हम उस रिसिपिएंट पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन चार्ज करते हैं। है कुछ चीजें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, कुछ ऐसे आरसीएम वाले सर्विसेज है जो मेगा एग्जेम्पशन में भी कवर्ड है। मेगा एग्जेम्पशन मतलब ऑल्दो वो सप्लाई है लेकिन फिर भी हम उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट करते हैं। मेगा एग्जेम्पशन आपको आगे चैप्टर आएगा। तो मैम यहाँ पे हमने रेसिपिएंट को बोला फिर कि रेसिपिएंट तुमको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में तुमको क्या करना होगा, टैक्स पे करना होगा। बट अब मेरी बात याद अच्छे से समझो, ये लाइन जो मैं बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप फॉर अ कंसिडरेशन इंपोर्ट करते हो, व्हेनेवर यू इंपोर्ट फॉर कंसिडरेशन, जब भी आपने पैसा चार्ज किया, कंसिडरेशन चार्ज किया, एंड कंसिडरेशन चार्ज करके आप इंपोर्ट करते हो, इन दैट केस
चाहे फिर ये इंपोर्ट किसी से भी हुआ हो, चाहे फिर वो रिलेटेड पार्टी से इंपोर्ट हुआ हो, चाहे हम जिससे सर्विस ले रहे हैं इट इज अदर देन रिलेटेड पार्टी, वो क्या हो, रिलेटेड पार्टी नहीं हो, इट इज अदर देन रिलेटेड पार्टी, फर्क नहीं पड़ता। तो चाहे आप रिलेटेड पार्टी से लो, अदर देन रिलेटेड पार्टी से लो, चाहे आप बिजनेस के लिए ले रहे हो या फिर ये सर्विस अदर देन बिजनेस के लिए ले रहे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। तो बात एक चीज समझना कि जैसे ही कंसिडरेशन आता है तो राजा कौन है, कंसिडरेशन ही राजा है। आपको सिर्फ फोकस करना होगा कंसिडरेशन पे। अगर कंसिडरेशन लिया है, पैसा लिया है, तो फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाला जो हमें सर्विसेज दे रहा था वो रिलेटेड था, रिलेटेड नहीं था, बिजनेस के लिए हमने लिया या बिजनेस के लिए नहीं लिया। ये सारी बातें फालतू हैं, हमारे लिए काम की नहीं है। सिर्फ मेरी नजरें किसको देख रही होंगी उस वक्त, कंसिडरेशन को। आई होप आई मेक सेंस एंड आई हैव मेड दिस थिंग वेरी क्लियर। जब कंसिडरेशन है तो सिर्फ कंसिडरेशन पे फोकस और आप बोल दो कि यस इट इज सप्लाई। कंसिडरेशन है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, किसी से भी सर्विसेज इंपोर्ट की हो, क्यों, क्या रीजन था, वो भी कुछ भी हो, लेकिन हमने एक बात तय कर ली कि ये सप्लाई है। लेकिन बात वहां आती है मैम कि जब आप आते हो शेड्यूल नंबर 1 पे, और शेड्यूल नंबर 1 के पैराग्राफ 4 पे जब आप आओगे तो आपको तो ये अच्छे से पता है कि शेड्यूल नंबर 1 में ये कंसिडरेशन नहीं होता है। शेड्यूल नंबर 1 डज नॉट हैव दिस कंसिडरेशन। तो जब भी शेड्यूल नंबर 1 अप्लाई करोगे मतलब क्या नहीं है मैम, कंसिडरेशन नहीं है। तो जब शेड्यूल नंबर 1 में कंसिडरेशन नहीं है तो मेरे लिए फोकस अब किन चीजों पे आता है कि ये सर्विसेज इंपोर्ट होनी चाहिए तुम्हारे रिलेटेड पार्टी से ही। तुम क्या करोगे, ये सर्विसेज किससे इंपोर्ट करोगे, रिलेटेड पार्टी से, और कंपलसरी तुम बिजनेस के लिए ही इसे इंपोर्ट करोगे, तब जाके हम बोलेंगे कि ये सप्लाई है। अभी यहाँ पे कुछ और भी लिखा है, ठीक है, जो मैंने अभी ध्यान नहीं दिया, ठीक है, ये अभी कुछ और भी लिखा है जो मैंने अभी ध्यान नहीं दिया। बाकी चीजें मैंने बोला कि अगर कंसिडरेशन है तो किससे ले रहे हो सर्विस मैटर नहीं करता, क्यों ले रहे हो सर्विस मैटर नहीं करता, बट कंसिडरेशन जिंदगी से गायब हुआ है तो आपको देखना होगा कि इंपोर्ट रिलेटेड पार्टी से ही होना चाहिए, और जो इंपोर्ट है फॉर द कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन क्लॉज नंबर बी एंड पैराग्राफ नंबर 4। फिर इसके बाद मैम ये बोलता है कि चलो रिलेटेड पार्टी तो मैम हमको समझ में आ गया, फिर आपने ये क्या लिखा है कि ये जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, ये जो क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, या तो रिलेटेड पार्टी से इंपोर्ट करो या फिर आपको इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम हीज एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। इसका क्या मतलब है मैम, फ्रॉम हीज एस्टेब्लिशमेंट मतलब खुद का ही कोई एस्टेब्लिशमेंट, कोई फैक्ट्री, कोई ऑफिस, कोई एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के बाहर है। मेरी ही कोई ब्रांच इंडिया के बाहर है, मेरा ही कोई ऑफिस इंडिया के बाहर है, तो मेरे ही एस्टेब्लिशमेंट से अगर मैं इंपोर्ट कर रही हूँ सर्विस and that service have been imported without consideration and it is for course furtherance of business, तो पक्का पक्का मैम क्या होगा, ये सप्लाई होगा। और मैं अगर बोलूं that import of service is done from establishment outside India but वो खुद का establishment नहीं है, हमने इंपोर्ट तो की सर्विस, विदाउट कंसिडरेशन सर्विस इंपोर्ट की, बट ये एस्टेब्लिशमेंट मेरा नहीं है। तो ये जो कंडीशन थी ना कि एक तो इंपोर्ट होना चाहिए और खुद के ही एस्टेब्लिशमेंट से इंपोर्ट होना चाहिए कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, आप ये तीनों कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पाए, इसका मतलब विदाउट कंसिडरेशन होगा तो ये क्या नहीं बन पाएगा, सप्लाई नहीं बन पाएगा। दैट मीन्स सारी कंडीशंस का कंप्लाई होना यहाँ पे जरूरी है। इसका मतलब मैं बोलूँ कि मैंने मैम सर्विस इंपोर्ट की, मैंने सर्विस इंपोर्ट की अपने रिलेटेड पार्टी से, और रिलेटेड पार्टी को कंसिडरेशन देके ही सर्विसेज इंपोर्ट हुई है, और मैम ये बिजनेस के लिए ही इंपोर्ट हुई है।
तो मैंने एक चीज बोली थी, जब कंसिडरेशन आएगा तो किससे तुमने सर्विस ली वो मैटर नहीं करता है, बस ये पता होना चाहिए कि वो क्लॉज बी के अकॉर्डिंग क्या है, सकता है। बट वहीं अगर मैंने रिलेटेड पार्टी से इंपोर्ट किया, मैंने कंसिडरेशन पे नहीं किया, और ये कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ही इंपोर्ट हुआ है, तो अब ये शेड्यूल 1 के पैरा 1(4) के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, डीम्ड सप्लाई बनेगा। हियर यू हैव टू यूज द वर्ड डीम्ड सप्लाई। और मैम अगर इसी रिलेटेड पार्टी से विदाउट कंसिडरेशन मैंने इंपोर्ट की सर्विस, और कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए भी नहीं की, तो देखो ये लास्ट वाला जो इसका कंडीशन था, आप वो कंप्लाई नहीं कर पाए, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये वाला जो ट्रांजैक्शन है वो सप्लाई नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो शेड्यूल 1 के पैराग्राफ 4 के सारे कंडीशंस आपके कंप्लाई होना रिक्वायर्ड है। Understood that thing? So this is what a comparison between clause B and your paragraph 4 of schedule 1. क्या ये मैम खत्म हो गया? नहीं, बट आपको ये बता दूं कि जब भी सर्विसेज आप विद कंसिडरेशन इंपोर्ट करते हो, फिर चाहे बिजनेस हो या नहीं हो, या फिर इंपोर्ट आपने किसी भी पर्सन से किया हो, या फिर आपने क्या किया हो, इंपोर्ट किसी भी पर्सन से किया हो, ये सप्लाई रहेगा। बट मैम कैसे रहेगा सप्लाई? ये क्लॉज बी के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, सप्लाई रहेगा। और मैम अगर ये विदाउट कंसिडरेशन है तो, अगर ये विदाउट कंसिडरेशन है और आप बिजनेस के लिए ही इसे इंपोर्ट कर रहे हो, और आप इंपोर्ट कर रहे हो ये लोगों से ही, तब ये भी क्या रहेगा, सप्लाई रहेगा मैम, बिल्कुल सप्लाई रहेगा। इसे बोलते हैं हम डीम्ड सप्लाई। तो क्या बोलेंगे हम, डीम्ड सप्लाई बोलेंगे। और ये डीम्ड सप्लाई किसके अकॉर्डिंग होगा, ये जो डीम्ड सप्लाई है, ये डीम्ड सप्लाई होगा आपका शेड्यूल 1 पैरा 4 के अकॉर्डिंग। क्या मैम ये पूरा लिखना पड़ता है? हाँ, जब भी शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका सप्लाई होगा, तो जब भी क्या है, शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, सप्लाई होगा, तो यू हैव टू राइट इट एज अ डीम्ड सप्लाई, एंड एज पर व्हाटएवर पैरा इट हैज बीन सप्लाई, वो आपको लिखना पड़ता है। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई? ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ कुछ छोटे-छोटे एग्जाम्पल्स ले रही हूँ। इन एग्जाम्पल्स के बेसिस पे यू वुड बी इन अ पोजीशन टू आइडेंटिफाई कि भाई ये सप्लाई है, नहीं है, हमको ये क्या करना है, चेक करना है। ठीक है? चलो, गिव मी अ सेकंड। हाँ, चलो। तो हम स्टार्ट करते हैं विद सम एग्जाम्पल्स, जिसके बेसिस पे बस आप मुझे ये बताना है ये सप्लाई शेड्यूल है भी या नहीं, और अगर ये सप्लाई है तो किस प्रोविजन के अकॉर्डिंग है, क्लॉज बी के अकॉर्डिंग है या फिर पैराग्राफ 4 ऑफ शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग बन रहा है। अभी बेसिक चीजें ही चल रही है अपनी, ठीक है। तो मैंने कहा कि हमने क्या किया, इंपोर्ट किया, हमने सर्विसेज को क्या किया, इंपोर्ट किया। डन। So we have imported the service, and this service have been imported from an establishment. ये जो सर्विस है हमने कहाँ से इंपोर्ट की, वी हैव इंपोर्टेड द सर्विस फ्रॉम एन एस्टेब्लिशमेंट। अब ये जो सर्विस आपने एस्टेब्लिशमेंट से इंपोर्ट की है, फॉर विच यू हैव पेड कंसिडरेशन, आपने क्या किया है, इसके लिए कंसिडरेशन पे किया है। ठीक है। So you have imported this for consideration from an establishment, and first of all, yes, it is in the course furtherance of business. ये course furtherance of business के लिए ही है। तो सबसे पहले क्या ये import of service RCM में आता है? हाँ मैम। हमारे लिए एक क्रक्स है मैम जो आपने हमें समझाया था, और वो क्रक्स क्या है
कि जैसे ही आपको दिख जाए कि कंसिडरेशन है, जैसे ही आपको क्या दिख जाए कंसिडरेशन है, तो इग्नोर अदर फैक्टर्स, ओनली चेक द कंसिडरेशन एंड इग्नोर अदर फैक्टर्स. There is consideration, that means it is the supply and chargeable under reverse charge mechanism. Did you understood this thing? कि अगर आपको कंसिडरेशन दिख गया, बस है कंसिडरेशन, तो किससे इंपोर्ट किया, क्यों इंपोर्ट किया, वो मैटर नहीं करता. अब मेरा फिर से एग्जाम्पल यही रहेगा. मैं ओवरऑल इंपोर्ट ऑफ सर्विस लिखने की जगह लिख रही हूँ आईयूएस, दैट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस. हमने फिर से सर्विसेज इंपोर्ट की, और ये सर्विसेज फिर से हमने किससे इंपोर्ट की मैम, ये एस्टेब्लिशमेंट से ही हमने क्या की है, सर्विसेज इंपोर्ट की है. वी हैव इंपोर्टेड द सर्विस फ्रॉम दिस एस्टेब्लिशमेंट. और इस बार हमने क्या पे नहीं किया, और दिस टाइम वी हैव नॉट पेड कंसिडरेशन, हमने कंसिडरेशन पे नहीं किया. और अब ये कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए है. इट इज व्हाट फॉर द कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यहाँ पे भी बी आएगा. इट इज फॉर व्हाट, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. अब आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए मैम, कंसिडरेशन जा चुका है, तो मुझे स्पेसिफिकली वो दो फैक्टर्स पे ध्यान देना है कि क्यों इंपोर्ट किया और किन लोगों से इंपोर्ट किया. तो मैम क्यों इंपोर्ट किया, इट इज फॉर द कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और मेरा पैराग्राफ 4 भी कहता था कि कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए ही इंपोर्ट करना. तो ये वाली कंडीशन तो कंप्लाई हो गई. लेकिन मेरे पैरा 4 में ये भी कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट जो है जिससे आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, ये एस्टेब्लिशमेंट कौन सा होना चाहिए, ये खुद का होना चाहिए, हीज एस्टेब्लिशमेंट. और यहाँ मेंशन नहीं किया है कि वो उसका एस्टेब्लिशमेंट है. until and unless they give this thing that it is his establishment, own establishment, you cannot consider it as an own establishment. इसका मतलब मैम कौन सी कंडीशन कंप्लाई नहीं हुई, ये नहीं हुई, his establishment होना चाहिए था, ये हमने क्या नहीं किया, कंप्लाई नहीं किया. तो बिकॉज एक कंडीशन कंप्लाई होना रह गई है, तो नाउ इट इज नॉट अ सप्लाई, क्योंकि जरूरी एलिमेंट सारे होते हैं. फिर एक एलिमेंट गायब हुआ, कंसिडरेशन तो शेड्यूल 1 चेक किया जाता है, और शेड्यूल 1 की कंडीशन कंप्लाई होनी चाहिए. तो जब जब कंसिडरेशन जिंदगी से जाएगा, शेड्यूल 1 ओपन होता है, और जब जब शेड्यूल 1 ओपन होगा, तो उन पैरा में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दिए हैं वो सब कंसिडर होंगे. और हमारे केस में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था ही इज एस्टेब्लिशमेंट. मैम ये कंप्लाई नहीं हो पा रहा है, और क्योंकि ये कंप्लाई नहीं हो पाया, इस चीज के लिए हम बोलेंगे कि इट इज नॉट अ सप्लाई. तो मैम यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, in such a case always check whether import is from related party or own establishment outside India. And such import should be for course furtherance of business. Then only it will be a supply as per schedule 1. आई होप आपको ये रीजन समझ में आए होंगे. ठीक है, डन. चले बड़े आगे. तो ये हो गया मेरा, कहाँ पे क्लॉज बी लगना चाहिए, कहाँ पे आपका शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग सप्लाई होना चाहिए. व्हेनेवर इट इज सप्लाई फॉर शेड्यूल 1, ऑलवेज राइट डीम्ड सप्लाई. ठीक है, चलो मैम इतनी बात भी समझ में आ गई. अब आगे बढ़े. अब आगे बढ़ के ना मुझे और एक चीज तुमको समझानी है, कि यहाँ पे बोला है मैम द सप्लाई शुड बी, दैट इज द इम्पोर्ट शुड बी फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी. इंपोर्ट जब आप करेंगे तो इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, और ये रिलेटेड
पार्टी कौन है? तो रिलेटेड पार्टी का मतलब है अगर हम ऑफिसर हैं एक दूसरे के बिजनेस में, देखो जिससे भी मैं इंपोर्ट कर रही हूँ, हो सकता है मैं उसके बिजनेस में डायरेक्टर हूँ या फिर वो मेरे बिजनेस में डायरेक्टर है। एंड डायरेक्टर इज अ बिग पोजीशन। डायरेक्टर क्या होता है? डायरेक्टर एक बड़ी पोजीशन है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस आ रहा है, मैं उसको इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ या वो मुझे इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो व्हेन यू आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ व्हाट वन अनदर बिजनेस, व्हेन यू आर व्हाट ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस, तो मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे? इफ ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस, इसका मतलब आप ऑफिसर डायरेक्टर हैं एक दूसरे के बिजनेस में। ठीक है, और क्या हो सकता है मैम? लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर, आप दोनों की प्रॉपर पार्टनरशिप डीड है, पार्टनर्स हो आप, तो भी आप क्या हो सकते हैं? रिलेटेड। और क्या हो सकते हैं? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, आपका आपस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तो भी आप क्या हो सकते हो? रिलेटेड हो सकते हो। और क्या हो सकता है मैम? मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, आप क्या हो सकते हो? सेम फैमिली के मेंबर्स। या फिर वन पर्सन कंट्रोल्स अनदर, या फिर वन पर्सन कंट्रोल्स टू पर्सन, या टू पर्सन कंट्रोल्स वन पर्सन। ये कंट्रोल कैसे हो सकता है? 25% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर से हो सकता है। तो यहाँ पे मैं इस वर्ड को नहीं लिख रही हूँ, ये सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बताऊं, जहाँ पे ये एक पर्सन क्या करता है, ये एक पर्सन क्या करता है? कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है अदर पर्सन को। तो एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को कंट्रोल करे, या फिर दूसरा पर्सन हमको कंट्रोल करे, या तो हम किसी को कंट्रोल कर रहे हैं या कोई हमें कंट्रोल कर रहा है, या दो लोग मिलके किसी एक पर्सन को कंट्रोल करते हैं, या फिर एक पर्सन मिलके क्या करता है? दो लोगों को कंट्रोल। और कंट्रोल हो सकता है 25% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर से भी। तो ये भी आपस में क्या है? रिलेटेड पर्सन है। या फिर मैम और क्या हो सकता है? या फिर और हो सकता है सोल डिस्ट्रीब्यूटर और कंसाइनर। सोल डिस्ट्रीब्यूटर कंसाइनर हो आप उसके, मतलब वो आप पे ही टोटली डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन या कंसाइनमेंट के लिए। तो यार आपका इन्फ्लुएंस तो है ना। तो ये क्या हो गई? रिलेटेड पार्टी की पूरी डेफिनेशन। तो मैम क्या ये रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन कहीं लिखी हुई है? बिल्कुल, ये आपको पैराग्राफ 2 में फिर से मेरे साथ पढ़ने को मिलेगी। तो हम आते हैं एक बार पैराग्राफ 2 पे, और पैराग्राफ 2 पे इसी डेफिनेशन को ढंग से लिखा हुआ है, हम एक बार पढ़ लेते हैं। मैम ऑफिसर एक दूसरे के बिजनेस के, लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर, मैम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, मैम या तो 25% और मोर क्या करते हैं हम? शेयर्स होल्ड करते हैं, या एक पर्सन दूसरे को कंट्रोल करता है, या फिर कोई थर्ड पर्सन हम दोनों को कंट्रोल करता है, या हम किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल करते हैं, या फिर मैम मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली है, या फिर सोल डिस्ट्रीब्यूटर कंसाइनर है। यही तो थी रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन जो अभी हमने वहां पे की। अब आपको इसमें एक चीज मेरे साथ और समझनी है डिटेल में, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बारे में। और आपको डिटेल समझनी होगी मेरे साथ किस चीज की? आपको मेरे साथ डिटेल समझनी होगी, कहाँ गया? हाँ, आपको मेरे साथ डिटेल समझनी होगी मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। ये दो डिटेल्स आपको मुझसे समझनी। अब मैम इसमें क्या है? व्हेन इट कम्स टू मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, तो यहाँ पे भी हम कर रहे थे ना मैम कुछ, कि फैमिली फैमिली है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे आपने बोला ना कि रिलेटेड पार्टी मतलब क्या मैम? मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली के मेंबर्स क्या होते हैं? रिलेटेड पार्टी होते हैं। हम ये फैमिली कौन? तो एक इंडिविजुअल के लिए उसकी फैमिली कौन होती है? मैम एक इंडिविजुअल के लिए उसकी फैमिली होती है, सबसे पहले हो गया उसका स्पाउस जिससे शादी करी। और कौन होती है मैम उसकी फैमिली? फिर स्पाउस और उसके क्या हो गए? चिल्ड्रन। एक फैमिली ये हो गई। और उसके बाद उसकी फैमिली साथ साथ में कौन होते हैं? उसके पेरेंट्स हो गए, उसके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, भाई उसके ब्रदर हो गया,
उसकी सिस्टर हो गई। तो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर ये सब होते हैं उसकी फैमिली। क्या यहाँ तक बात आपको समझ में आई? कि सेम फैमिली मतलब उसके भाई-बहन, उसके माता-पिता, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसकी स्पाउस, उसके चिल्ड्रन। लेकिन अब इसमें है एक कंडीशन। जीएसटी में फैमिली तभी माना जाएगा, जीएसटी में इन लोगों को फैमिली तभी माना जाता है फॉर द पर्पस ऑफ योर शेड्यूल 1। फॉर द पर्पस ऑफ योर शेड्यूल 1 जीएसटी में इसे फैमिली तभी माना जाता है जब ये क्या करें, आप पे होली, मेनली, मेनली, होली, होली, मेनली, मेनली होली क्या करें, डिपेंड करें। होली मेनली, मेनली होली क्या करे, इस पे डिपेंड करे। हम ये होली मेनली डिपेंड करने का मतलब क्या है? होली एंड मेनली डिपेंड करने का मतलब है फाइनेंशियली आप पे डिपेंड करते हैं। मे बी हो सकता है ब्रदर क्या हो, फिजिकली चैलेंज्ड हो, पूरी तरह से फाइनेंशियली वो आप पे ही डिपेंड करता है। तो इनमें से पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर इफ दे आर होली पूरी तरह से या मेनली आप पे डिपेंड करते हैं, थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, बट जो रोजमर्रा की जिंदगी चलती है वो आप पे ही चलती है, तो मेनली आप पे डिपेंड करते हैं, तब जाके ये फैमिली बनती है। बट मैम व्हाट अबाउट स्पाउस एंड चिल्ड्रन, ये आप पे डिपेंड करे या आप पे डिपेंड नहीं करे, whether they depend or whether they do not depend on you, still they are family। तो ये जो होली मेहंदी की कंडीशन है वो सिर्फ इन लोगों के लिए ही है, इन लोगों के ऊपर नहीं आती है वो कंडीशन। दिस कंप्लीट्स द डेफिनेशन ऑफ फैमिली फॉर मी। अंडरस्टूड? ओके मैम। फिर आता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अब इस पे एक डिटेलिंग मुझे देनी है। तो अब हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जो एक्चुअल में आपको शेड्यूल 2 में भी मेरे को पैराग्राफ 2 में भी यही चीज वापस समझानी है, मैं अभी ही आपको समझा रही हूँ क्योंकि वहां भी समझोगे यहाँ पे भी समझोगे। तो यहाँ पे बोलते हैं मैम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन होना क्या है? अगर आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है, इसका मतलब आप रिलेटेड पार्टी हो। और जैसा मैंने पैराग्राफ नंबर 4 में समझा, क्या समझा कि अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट करते हो किसी रिलेटेड पार्टी से और कंसिडरेशन चार्ज नहीं करते, तो ये बन जाता है आपके लिए डीम्ड सप्लाई। ये क्या बन जाता है आपके लिए? डीम्ड सप्लाई बन जाता है। अब इसके ऊपर मुझे यहाँ पे कुछ तो बात करनी है। इसके ऊपर मुझे क्या करनी है? कुछ ना कुछ बातें करनी है जो बहुत ज़रूरी है और आपका ध्यान यहीं पे होना चाहिए। हेडफ़ोन ढंग से लगा के रखो और सिर्फ़ अब जो मैं बोल रही हूँ इन बातों को सुनो। मैम व्हेन देयर इज़ एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी रिलेशनशिप, जब मैम एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी रिलेशनशिप होता है, मैम आपको पता है एम्प्लॉयी क्या करता है? ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कुछ काम करता है हमारे एम्प्लॉयर के लिए। इसको मैं यहीं पे वापस समझाती हूँ, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, पैराग्राफ 4 को अच्छे से समझ रहे थे। यहाँ तक मैंने रिलेटेड पार्टी को कर लिया और ये एक पेज मैंने और ऐड किया ताकि हम समझ पाए ये वाले पॉइंट को। मैम जब आप एम्प्लॉयर की बात कर रहे हो, ठीक है? और आप कौन से रिलेशनशिप की बात कर रहे हो? एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी। अब मेरे पूरी बात को अच्छे से सुनोगे और ध्यान सिर्फ यहीं दोगे। Whenever employee provides service to employer, मेरा एम्प्लॉय क्या कर रहा है? मेरा एम्प्लॉय प्रोवाइड कर रहा है क्या? मेरा एम्प्लॉय सर्विस, सर्विस, सर्विस। मेरा एम्प्लॉय क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसको? एम्प्लॉयर को। अब मैम ये जो भी सर्विस है, अगर ये सर्विस उसके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखी हुई है, इफ दिस सर्विस इज प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मैम व्हाट डू यू मीन बाय अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट? अरे जब आप क्या करते हो, कहीं पे आपको एम्प्लॉय रखा जाता है, आपको अपॉइंट किया जाता है, तो एग्रीमेंट लिखा जाता है और उस एग्रीमेंट में आपको क्या क्या काम करना है ये सब मेंशन रहता है। If you are providing any service as per the terms of your employment, employment terms के हिसाब से अगर आप सर्विसेज इन्हें देते हो तो क्या होता है?
एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपने जो सर्विस दी एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दी, तो यहाँ पे मेरी बात सुनना, ये चीज कवर करके रखी है, कहाँ पे कवर की हुई है? ये चीज कवर की हुई है इन्होंने शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3, ये चीज शेड्यूल 3 में कवर्ड है। क्या कवर है मैम शेड्यूल 3 में? शेड्यूल 3 बोलता है whenever an employee provides any service to its employer, whenever an employee provides any service to its employer during the terms of employment, whether the employee is a casual employee, a wages based employee, monthly salaried employee और अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय, किसी भी तरह का एम्प्लॉय हो, अगर ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई भी सर्विस अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करता है, तो दैट इज बीन कवर्ड इन शेड्यूल नंबर 3। और शेड्यूल नंबर 3 किस चीज का होता है? तो शेड्यूल नंबर 3 होता है नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। इसका मतलब है इसको ना तो मैं सप्लाई ऑफ गुड्स कहूंगी और इसको ना ही मैं क्या कहूंगी, सप्लाई ऑफ सर्विस कहूंगी। तो ऐसी सर्विस जो ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है, शेड्यूल 3 में कवर होती है। ना ही ये सप्लाई ऑफ गुड्स बनेंगी, ना ही ये सप्लाई ऑफ सर्विस बनेंगी। इसका मतलब मैम, कई मतलब है जब आप सर्विसेज इंपोर्ट करते हो, जब आप सर्विसेज इंपोर्ट करते हो और अगर आपने एम्प्लॉय से कहा कि एम्प्लॉय सुनो, ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये लिखा है, मुझे ये परेशानी आ रही है, वहां से मुझे ये सर्विसेज प्रोवाइड करके दो, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप रिलेटेड पार्टी वाला होता है। तो ऑल्दो यू आर टेकिंग एन इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम द रिलेटेड पार्टी, बट रिलेटेड पार्टी से इंपोर्ट ऑफ सर्विस करा, भले ही आपने उसको कंसिडरेशन पे नहीं किया और भले ही आपने उसको कंसिडरेशन पे किया हो, दोनों ही केस में बिकॉज द कंसिडरेशन इज पेड फॉर द इंपोर्ट ऑफ सर्विस, दैट इज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो किसी भी केस में चाहे आप कंसिडरेशन पे करते या कंसिडरेशन पे नहीं करते, दोनों ही केस में इट इज नॉट सप्लाई। क्योंकि अगर कंसिडरेशन पे कर भी दोगे तो भी ये टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला सप्लाई है जो शेड्यूल 3 में कवर है। और अगर आप कंसिडरेशन पे नहीं कर रहे हो तो भी ये शेड्यूल 3 में क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। इन एनी केस ये शेड्यूल 3 में क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। मैम कंसिडरेशन पे नहीं कर रहे हैं तो भी ये क्या हो रहा है शेड्यूल 3 में, कंसिडरेशन पे कर रहे हैं तो भी ये शेड्यूल 3 में कवर हो रहा है। तो इट इज वॉट नॉट अ सप्लाई। तो यहाँ पे मैं लिख दूं whether import of service is done for consideration or without consideration, still it would be considered and covered in Schedule 3 if import is from employee and the service is covered in terms of employment. That means it is neither supply of goods nor supply of service. Hence, no supply and no GST. I hope you got this concept clearly. ये अब समझ में आया होगा। Done? अब ये हो गया हमारा एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बट मैम अगर ऐसा होता नॉट एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एम्प्लॉयमेंट टर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, मैं जब सर्विसेज ले रही हूँ मेरे एम्प्लॉय से, ये वो सर्विस नहीं है जो एम्प्लॉयमेंट में लिखी है। क्या मतलब मैम, मेरा जो एम्प्लॉय है मैंने उस एम्प्लॉय को फाइनेंशियल चीजें संभालने के लिए रखा था, अकाउंटिंग करने के लिए रखा था, लेकिन मुझे पता चला ये इंटीरियर डेकोरेशन भी बहुत अच्छा करता है। तो हमने हमारे न्यू ऑफिस के लिए क्या किया, इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस ली उसकी, एंड दिस सर्विस इज नॉट कवर्ड इन माय टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। So now when employee provides something to service to the employer,
अब जब एम्प्लॉय क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर को, एंड द सर्विस इज नॉट कवर्ड इन द टर्म्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, आपके एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में कवर नहीं होती है, तो ऐसे में अब आप क्या कहोगे? मैम ऐसे में हम क्या करेंगे, अब देखेंगे क्या कंसिडरेशन पे किया है। अगर कंसिडरेशन पे किया है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है, देखो अब ये सर्विस डोमेस्टिक भी हो सकती है, इम्पोर्ट भी हो सकती है, बट मैं अभी इम्पोर्ट वाली कैटेगरी पे हूँ, तो मैं सिर्फ इम्पोर्ट की बात करती हूँ। अगर मैंने इम्पोर्ट किया, एम्प्लॉय एम्प्लॉय सुनो, तो एम्प्लॉय ने बोला हाँ मालिक बोलो। मैंने कहा यार मैंने सुना है तुम इंटीरियर डेकोरेशन भी बड़ा अच्छा करते हो। उसने कहा हाँ बिल्कुल करता हूँ। मैंने कहा इंटीरियर डेकोरेशन हमारे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। उसने कहा हाँ नहीं है। तो सबसे पहले ये शेड्यूल 3 में कवर नहीं होता। You are taking import of service from your employee, है ये रिलेटेड पार्टी से import of service, but this import of service is not covered in schedule 3 because ये सर्विस टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाली नहीं है। हमारी बातचीत चली रही थी। मैंने कहा करके दोगे क्या इंटीरियर डेकोरेशन? उसने कहा हाँ बिल्कुल करके दूंगा। मैंने कहा क्या चार्ज करोगे? बोलते अरे अरे मालिक कैसी बात कर रहे हो, आपसे पैसे लेंगे क्या? नहीं नहीं अच्छे से करके देंगे। दैट मीन्स हो सकता है कि वो अदर देन एम्प्लॉयमेंट मेरे को कोई सर्विस दे रहा हो फॉर विच देयर इज नो कंसिडरेशन। अभी भी बंदा क्या कर रहा है, मुझसे कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहा। तो दिस इज एन इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है, फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी है, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट कवर्ड इन शेड्यूल नंबर 3। ठीक है, अब देखो ये इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस बिजनेस के लिए कि मेरे घर का इंटीरियर डेकोरेशन करा रही हूँ। अगर नो कंसिडरेशन है, और नो कंसिडरेशन में इफ इट इज फॉर व्हाट, इफ इट इज फॉर कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, एंड इफ इट इज नॉट फॉर कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर मैम कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए है तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इसे डीम्ड सप्लाई। हम क्या बोलते हैं? इसे बोलेंगे ये डीम्ड सप्लाई है। मैम क्यों डीम्ड सप्लाई? क्योंकि देखो हमने इंपोर्ट की सर्विस, वो सर्विस जो एम्प्लॉय से आई है, रिलेटेड पार्टी से आई है, बट कॉन्ट्रैक्ट वाली नहीं है, मतलब शेड्यूल 3 में कवर नहीं है, जिसके लिए कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया और बिजनेस के लिए ही मंगवा रहे हैं, तो यस पैरा 4 के अकॉर्डिंग इट इज द डीम्ड। बट मैम अगर ये फोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं होती तो शेड्यूल 1 का पैराग्राफ 4 की कंडीशंस कंप्लाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब इट इज नॉट सप्लाई, नॉट सप्लाई। डन? आ गया ये समझ में? ओके मैम। अब मैम अगर हम कंसिडरेशन पे कर देते, पेड कंसिडरेशन, अब आपको भी पता है अगर कंसिडरेशन पे किया तो कुछ मत देखो, पक्का पक्का सप्लाई है। याद आया? तो इफ कंसिडरेशन पेड, और हम बोल भी रहे हैं यहाँ पे कि टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली सर्विस नहीं है, इज सप्लाई। ठीक है, ये क्या है? सप्लाई है। तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में। तो शेड्यूल 3 का एक लिंकेज हमने किया, इसका मतलब शेड्यूल 3 के अब तक हमारे 3 पॉइंट्स कवर हो गए। मैम 3 कैसे? याद करो, सबसे पहले गुड्स के रिस्पेक्ट में एक्शनेबल क्लेम वाली पॉइंट की थी। सेकंड सर्विस के रिस्पेक्ट में सेल ऑफ प्लांट सेल ऑफ बिल्डिंग वाला पॉइंट था जो शेड्यूल 3 से आता है। और ये थर्ड पॉइंट है कि अगर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के लिए कोई भी सर्विस करता है दैट इज नॉट इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय, दैट इज कवर्ड इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। तो 3 पॉइंट्स तुम्हारे पता है किसके हो गए? शेड्यूल 3 के भी हो गए। और शेड्यूल 3 में टोटल 6 पॉइंट्स ही हैं। आधा शेड्यूल 3 भी तुम्हारा यहाँ पे क्या हो चुका है? कवर हो चुका है। चलो मैम इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या? ये हो गया मेरा पर्सपेक्टिव नंबर 1। जब एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को क्या कर रहा है? कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। नाउ माय क्वेश्चन इज, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है मैम ये जो एम्प्लॉयर है ये क्या कर रहा है? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय को। मैम एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसको? एम्प्लॉय को। एम्प्लॉयर क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है किसको? एम्प्लॉय को।
ठीक है? सर्विस प्रोवाइड कर सकता है क्या? कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हम सर्विस की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सीए फाइनल लेवल पे। मैम ये भी तो हो सकता है एम्प्लॉयर कोई गुड्स प्रोवाइड करता हो एम्प्लॉयी को, बिल्कुल। और वो गुड्स के लिए यहाँ पे नाम लिख के रखा है गिफ्ट। जब भी मेरा एम्प्लॉयर क्या देता है? गिफ्ट देता है। मेरा एम्प्लॉयर जब भी क्या देता है? गिफ्ट देता है एम्प्लॉयी को। तो मैम एम्प्लॉयर ने कुछ दिया है, सप्लाई ऑफ गुड्स किया है, किसको? एम्प्लॉयी को किया है। मैम वो दिवाली गिफ्ट हो सकता है, वो बर्थडे गिफ्ट हो सकता है, वो मैरिज का गिफ्ट हो सकता है। मतलब कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिज़नेस नहीं, स्पेसिफिकली मैं बोल रही हूँ ये जो गिफ्ट है, ये गिफ्ट कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिज़नेस के लिए जा रहा है। मैम एम्प्लॉयी की शादी है, तो वो बिज़नेस का गिफ्ट नहीं है, वो पर्सनली कुछ अफेयर हुआ है जिसके लिए उसको क्या दिया गया है? गिफ्ट दिया है। बट दिवाली बोनस, दिवाली के गिफ्ट तो सारे एम्प्लॉयी को जाते हैं, तो ये कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिज़नेस का गिफ्ट है। तो बोलते हैं अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है और ये गिफ्ट कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है जिसका अमाउंट अगर इक्वल टू 50,000 है या फिर लेस देन 50,000 है या फिर ग्रेटर देन 50,000 है, तो बोलता है अप टू 50,000, दैट मीन्स अप टू 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 तक का गिफ्ट अगर मेरे एम्प्लॉय के पास जा रहा है तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। ये है प्रोवाइजो। ये क्या है? प्रोवाइजो टू पैराग्राफ नंबर 2। पैराग्राफ 2 में भी क्योंकि रिलेटेड पार्टी की बात की हुई है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि ये एक प्रोविज़ो है कि जब भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयी को गिफ्ट देता है और 50,000 तक का गिफ्ट एक फाइनेंशियल ईयर में अगर वो देता है, तो हम इसे सप्लाई ही कंसीडर नहीं करते, नॉट अ सप्लाई। ये सप्लाई नहीं है। तो इसका मतलब मैम अगर 50,000 से अबाव हो जाए तो अगर ये 50,000 से अबाव हुआ, तभी हम बोलेंगे कि ये क्या है? सप्लाई है। कंसिडर्ड एज़ सप्लाई, ठीक है? कंसिडर्ड, कंसिडर्ड, डन? तो ये हो गई 2 चीज़ें। जब मैम एम्प्लॉयी देता है तो शेड्यूल 3 में आ रहा है या नहीं आ रहा चेक करना। शेड्यूल 3 में तभी आएगा जब वो सर्विसेज़ ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाली होंगी। और एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉयी को दे रहा है तब गिफ्ट की वैल्यू एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी है? पर एम्प्लॉयी 50,000 तक का गिफ्ट जा सकता है और जैसे ही 50,000 से अबव का गिफ्ट होगा एंटायर विल बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई और वो टैक्सेबल रहेगा। अब मेरे क्वेश्चंस का तुम्हें जवाब देना होगा और तुम ही बताओ कि ये भाई सप्लाई है या नहीं है, ऐसा करके तुम्हें मुझे आंसर देना, ठीक है? चलो, एग्जाम्पल। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस किया गया, ठीक है? इम्पोर्ट ऑफ सर्विस किया गया, किससे की मैम सर्विस इम्पोर्ट? हमने हमारे ब्रदर से सर्विस इम्पोर्ट। हमने किससे सर्विसेज इम्पोर्ट की? हमारे ब्रदर से, ठीक है? और ये ब्रदर का क्या काम है? ये ब्रदर किसी एमएनसी में काम करते हैं यूएसए में। यूएसए में किसी क्या कर रहे हैं? एमएनसी में काम कर रहे हैं। तो मैंने मेरे ब्रदर से क्या किया? सर्विसेज इम्पोर्ट की। और यहाँ पे केस नंबर ए हमने कंसिडरेशन पे नहीं की। वी हैव नॉट पेड एनी कंसिडरेशन। तो हमने सर्विसेज इंपोर्ट की। ब्रदर जो एमएनसी में वहां काम करते हैं उनसे सर्विसेज इंपोर्ट की और इन्हें कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया, ठीक है? और यहाँ पे ये जो काम हुआ है कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए ही हुआ है। ये जो भी हमने सर्विसेज इंपोर्ट की है दिस इज फॉर द कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बूझो तो जाने और मेरा क्वेश्चन ये है बताओ ये सप्लाई है या नहीं? वेदर इट इज अ सप्लाई और नॉट, सोच लो, ठीक है? अब पॉज कर लिया होगा आपने, पॉज करके सोच लिया करो। अब आपने सोचा सोचा सोचा, सबसे पहले तो मैम ये इम्पोर्ट है, ये बात सही है। ब्रदर ब्रदर ब्रदर, तो ब्रदर तो मैम हमने मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली में किया था, ब्रदर ब्रदर ब्रदर। अगर आप सोच रहे हो कि ये रिलेटेड पार्टी है तो आप टोटली टोटली गलत हो।
यहाँ पे ब्रदर मेरा रिलेटेड पार्टी नहीं, यहाँ मैंने इम्पोर्ट रिलेटेड पार्टी से नहीं किया है। क्यों मैम ब्रदर लिखा है? याद करो मैंने कहा था ब्रदर शुड बी मेनली होनली डिपेंडेंट ऑन यू। और जब मेरा ब्रदर वहां के किसी एमएनसी में काम कर रहा है, इसका मतलब है वो फाइनेंशियली साउंड है, वो आप पे डिपेंड नहीं करता है। तो व्हेन ब्रदर डज नॉट डिपेंड ऑन यू, तो वो रिलेटेड पार्टी नहीं है। मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली में समझा था, ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स होनली या मेनली फाइनेंशियली आप पे ही डिपेंड करना चाहिए। जब तक इंस्टीट्यूट क्लियर ना कर दे कि दे आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट या होनली मेनली डिपेंडेंट, तब तक आप कुछ नहीं मान सकते। ठीक है? और या फिर सिर्फ ब्रदर लिख दिया इंस्टीट्यूट ने, ब्रदर लिखने के बाद इंस्टीट्यूट खुद ही हिंट देगा कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट है या नहीं। जब तक इंस्टीट्यूट क्लेरिफाई नहीं करे, आप खुद से कुछ मत सोचना। यहाँ मैंने खुद ने दिया है कि उसके पास अच्छी खासी नौकरी है, दैट मीन्स फाइनेंशियली साउंड है। मैम पहली चीज तो ये रिलेटेड पार्टी नहीं है। तो हमने जो सर्विसेज इंपोर्ट की, इट इज नॉट फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी। बट मैम जब कंसिडरेशन नहीं देते ना, तो कंपल्सरी रिलेटेड पार्टी होनी चाहिए, ये आप कब से सीख रहे हैं? इसका मतलब मैम ये शेड्यूल 1 जो है, शेड्यूल 1 के पैरा 4 की कंडीशन को कंप्लाई नहीं कर पाया, इसका मतलब मैम ये सप्लाई नहीं बन पाया। आर यू गेटिंग दैट लॉजिक? दूसरा केस, हमने सर्विसेज इंपोर्ट की, हमने क्या किया? सर्विसेज इंपोर्ट की। इस बार जो सर्विसेज इंपोर्ट की वो किससे इंपोर्ट की? मेरी ही स्पाउस है वहां पे, ठीक है, हमारा ही स्पाउस है वहां पे, ठीक है। स्पाउस से बोला सर्विसेज दे दो, उन्होंने जो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस करनी थी कर दी। और यहाँ पे भी कंडीशन वही है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब हमने इनको कंसिडरेशन पे नहीं किया। बट मैम दिस हैज बीन टेकन फॉर द कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये तो बिजनेस के लिए ही लिया गया था। अब बताओ, बूझो तो जाने कि क्या ये सप्लाई है, वेदर इट इज अ सप्लाई और नॉट, ये सप्लाई है या नहीं। अब मैंने सोचा सोचा सोचा, बहुत सोचा। देखो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस तो हुआ है, ये बात तो सच्ची है कि सर्विस इम्पोर्ट हुई है, डन। हम स्पाउस, अब मैं यहाँ बोल रही हूँ स्पाउस भी यहाँ पे एमएनसी में काम करती है। बट मैम हमने, जहां तक अब हमको याद आ रहा है ना, स्पाउस और चिल्ड्रन के केस में वेदर दे आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट और दे आर नॉट फाइनेंशियली डिपेंडेंट, वो फाइनेंशियली डिपेंड करे या फिर आप पे फाइनेंशियली डिपेंड नहीं करे, दोनों ही केस में वो तो रिलेटेड पार्टी ही रहते हैं। और ये विदाउट कंसिडरेशन किया गया है, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में किया गया है। तो जब भी मैम कंसिडरेशन नहीं होता, दो चीजें चेक होती है कि एक तो रिलेटेड पार्टी या ओन एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए और बिजनेस के लिए होना चाहिए। और मैम ये सारी कंडीशंस कंप्लाई हो गई, तो इसका मतलब शेड्यूल 1 पैरा 4 अकॉर्डिंग ये क्या बन गया मैम? ये बन गया हमारा सब। आर यू गेटिंग? ये क्या हो गया? पैरा 1, शेड्यूल 1 पैरा 4 के अकॉर्डिंग, शेड्यूल 1 पैरा 4 के अकॉर्डिंग ये क्या बन गया? गॉट दैट? आई समझ में बात? यस मैम, आ गई। तो आते हैं एक आध और एग्जाम्पल, मुझे लग रहा है जरूरी है तो हम ले लेते हैं। और क्या एग्जाम्पल है? फिर से मैम इंपोर्ट ऑफ सर्विस की गई, की बात मैम सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं, हम हमारे एम्प्लॉय से ही सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो सर्विसेज है, ये टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाली है। ये वो सर्विस है जो हमारे टर्म्स में लिखी हुई है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की सर्विस है। और हमने कंसिडरेशन केस नंबर ए पे किया और केस नंबर बी हमने कंसिडरेशन सपोज करो पे नहीं किया। हम ये कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए सप्लाई था और ये भी कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए था। दोनों ही केस में मुझे बताओ कि सप्लाई बनेगा या नहीं बनेगा। हम आपको हम एक चीज बता दें, जब भी एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वो कवर होता है मैम शेड्यूल नंबर 3 में। और जैसे ही ये शेड्यूल नंबर 3 में कवर हुआ, फिर चाहे वो कंसिडरेशन पे करे या कंसिडरेशन पे नहीं करे, शेड्यूल नंबर 3 बोलता है ना ही ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना ही ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। इन सच अ केस, इस केस के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं मैम कि ये सप्लाई बन ही नहीं पाई। बट हाँ मैम, अगर आप ये कहते ना कि ये सर्विस नॉट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये सर्विस टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की नहीं है, तो अगर हमने कंसिडरेशन पे किया होता, तो देखो मैम
भले ही किसी कंसिडरेशन पे किया तो किसी से भी सर्विस ली हो, ये क्या बनता? सप्लाई बनता। और कंसिडरेशन पे नहीं किया तो है मैम ये रिलेटेड पार्टी और ये कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, तो भी ये शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग डील बन जाता। आर यू गेटिंग हाउ यू हैव टू चेक कि भाई वो रिलेटेड पार्टी भी है या नहीं? और फिर इसके बाद साथ में ये भी चेक करना रिलेटेड पार्टी के साथ कि कंसिडर कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं। अब एक लास्ट चीज, बाउंसर हो सकता है बट लेट्स सी तुम्हें कितना समझ में आता है। मैम सर्विसेज इंपोर्ट की, किससे इंपोर्ट की? मैम सर्विसेज इंपोर्ट की पेरेंट्स से, एंड दे आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट, वो हम पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। चलो इसका मतलब मैम रिलेटेड पार्टी है ऑब्वियसली, तो ये हो गई हमारी रिलेटेड पार्टी। मैम कंसिडरेशन, तो भाई ऐसा पेमेंट हुआ है, हमने उन्हें डिपॉजिट पे किया, और ये जो डिपॉजिट है कितने का है? डिपॉजिट 1 लाख रुपीज का पे हुआ है, एंड ये डिपॉजिट हो जाएगा रिफंड। और ये हुआ है कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, मतलब जो ये पेमेंट हुआ है सिर्फ डिपॉजिट का पेमेंट हुआ है, इसके अलावा कुछ भी पे नहीं हुआ। ओनली द डिपॉजिट हैव बीन पेड, नथिंग एल्स हैव बीन पेड, और ये कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में। अब ये सप्लाई बनेगा या नहीं? पहला बात तो मैम ये इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है, ये रिलेटेड पार्टी से ही इम्पोर्ट हुआ है। अब मुझे ये बताओ, ये 1 लाख रुपीज का आप क्या करोगे? तो मैम थोड़ा सा अगर हम सोचे डिपॉजिट बोल रहे हो, हमको जाना पड़ेगा कंसिडरेशन की डेफिनेशन। और कंसिडरेशन की डेफिनेशन में हमने ये बात अच्छे से समझी थी। क्या समझा था? कि अगर डिपॉजिट रिफंडेबल डिपॉजिट है तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन। इसका मतलब मैम ये जो हमारा 1 लाख का डिपॉजिट है वो कंसिडरेशन नहीं है, और इसका मतलब है यहाँ पे डिपॉजिट के अलावा कुछ और पे भी नहीं हुआ है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है एक्चुअल में विदाउट कंसिडरेशन चल रहा है। तो विदाउट कंसिडरेशन हमें इनसे ही क्या करना था? इंपोर्ट करना था, इस काम के लिए ही इंपोर्ट करना था। मैम ये बन गया डीम्ड। और किसके अकॉर्डिंग है भाई ये डीम्ड सप्लाई? पैरा 4 शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग डीम्ड सप्लाई है। डन। सेम ऐसा एक और लेती हूँ मैम, इंपोर्ट की सर्विस, पेरेंट्स ही है, मतलब सेम फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। अब हम कितना पे कर रहे हैं? डिपॉजिट पे कर रहे हैं 1 लाख रुपीज। डन। ठीक है, और साथ में 20,000 रुपीज भी पे कर रहे हैं अदर देन डिपॉजिट। तो अब कंसिडरेशन जो पे हो रहा है, और ये कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए, हम कंसिडरेशन 1 लाख पे नहीं हुआ क्योंकि वो तो डिपॉजिट है, बट 20,000 कंसिडरेशन पे हो गया। मैम जैसे ही कंसिडरेशन पे हो जाता है, मैं और कोई चीज नहीं देखती कि किससे लिया, किस काम के लिए लिया। भले ही मैम यहाँ बोल देते ना कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो भी ये सप्लाई बनता, और इस बार ये सप्लाई बनता क्लॉज बी के अकॉर्डिंग। अंडरस्टूड? तो ये डिटेलिंग थी मेरे क्लॉज बी की। और शेड्यूल नंबर 1 में पैराग्राफ 4 इन दोनों को इंटरलिंक करके हमने अच्छे से समझा है। पहले वीडियो पॉज करो, पॉज करके अच्छे से वापस से इसे रिकॉल करो, क्योंकि फिर हम स्टार्ट करेंगे एक और अच्छा कॉन्सेप्ट, दैट इज पैरा 1। और पैरा 1 में हमको मिलेगा परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट on which ITC have been availed on such asset। इसके लिए मुझे ITC का कुछ कॉन्सेप्ट भी तुम्हें समझाना होगा, इसको अच्छे से कर लो क्योंकि वो भी सीए इंटर लेवल पे तो बहुत नहीं। ठीक है, चलो, तो गिविंग यू अ पॉज फॉर ओनली 5 मिनट्स इसको रिकॉल करना। चलो, सो आई होप रिवीजन वगैरह हो गया है। अब हम मूव करते हैं शेड्यूल 1 की तरफ। ठीक है, अब हम किस पे मूव करते हैं? हम मूव करते हैं शेड्यूल 1 के पैराग्राफ 1 की तरफ। अब मैम ये पैराग्राफ 1 किस चिड़िया का नाम है? बड़ी ही इजी चिड़िया है, कुछ ज्यादा नहीं है इसके अंदर, बट आईटीसी का कॉन्सेप्ट यहाँ थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है अगर आप परमानेंट ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, किसकी परमानेंट ट्रांसफर करना है? आपको परमानेंट ट्रांसफर करनी होगी बिजनेस एसेट्स। ठीक है,
फिर आगे कुछ लिखा है जहाँ पे आईटीसी आप अवेल कर चुके हैं इन सच असेट्स। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये सब कुछ नहीं लिखा। अभी के लिए ऐसे मान लेते हैं ना कि भाई ये सब कुछ नहीं लिखा है। मैंने फिर फोकस किया जो मुझे दिख रहा है कि जो लिखा है, और वो क्या लिखा है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट। मैं बोलती हूँ कि और क्या नहीं लिखा है, ये भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो मैम मतलब क्या कहना चाहते हो? अगर आप परमानेंटली ट्रांसफर कर दो या डिस्पोज कर दो, मतलब जो भी है आपके पास परमानेंट एक बार किसी और के पास चला गया, वापस आपके पास नहीं आएगा, उसी परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल की बात यहाँ पे चल रही है। इसका मतलब क्या ये कहना चाहते हो, इट इज नॉट टेम्पररी ट्रांसफर। इसका मतलब अगर आप टेम्पररी ट्रांसफर करेंगे तो शेड्यूल 1 ही अप्लाई नहीं, शेड्यूल 1 का पैराग्राफ 1 अप्लाई नहीं हो सकता। तो कोई भी गुड्स है आपके पास, अगर उन्हें आप क्या करते हो, कोई भी आपके पास क्या है गुड्स है, उन गुड्स को अगर आपने टेम्पररी ट्रांसफर किया तो शेड्यूल 1 एप्लीकेबल ही नहीं, शेड्यूल 1 का पैरा 1 एप्लीकेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लियर लिखा है पैरा 1 में परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए, इसका मतलब आगे नहीं बढ़ोगे। मैम ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है, कोई ट्रांजैक्शन है जिसमें परमानेंट ट्रांसफर लिखा है या फिर परमानेंट डिस्पोज कर दिया, डिस्पोज मतलब मेरा ये जो फोन है, ठीक है, अब मेरे को लगता है यार ये फोन काम का नहीं, मेरे को नहीं यूज करना अब इसको, मेरे को लग रहा है इतना हैंग हो रहा है, इतना खराब हो रहा है, ये वो फालतू की चीज, मैंने इसको फेंक दिया डस्टबिन में, डिस्पोज कर दिया। या तो आप डिस्पोज कर दो, या फिर आप परमानेंटली किसी को अगर ट्रांसफर कर देते हो, तो अगर आपने परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल किया है, ये टेम्पररी नहीं है मैम। टेम्पररी का मतलब रेंट पे देना ही तो हुआ, वापस ले लोगे इससे। हम एक बार दे देते हैं तो फिर वापस नहीं लेते, वो परमानेंट है। बट आपने रेंट पे दिया तो आप उसको वापस ले लोगे, इट शुड नॉट बी टेम्पररी। आ गई बात मैम समझ में कि पहली कंडीशन है पैरा 1 की कि अगर विदाउट कंसिडरेशन कुछ भी परमानेंट ट्रांसफर हुआ है तो ही आगे की बातें होगी। अब वो कुछ भी क्या है जिसे हमें ट्रांसफर करना है, मैम वो जो कुछ भी है जो हमें ट्रांसफर करना है वो हमारी बिजनेस असेट। बिजनेस असेट मतलब अब बिजनेस में जो यूज होती है, और मैम बिजनेस में क्या यूज होता है, बिजनेस में तो स्टॉक इन ट्रेड भी होता है, बिजनेस में तो कैपिटल गुड्स भी होते हैं। तो बिजनेस की स्टॉक इन ट्रेड जो है आपके पास, बिजनेस के रॉ मटेरियल होंगे, स्टॉक इन ट्रेड होगा, कैपिटल गुड्स होगा। अगर आप इसको परमानेंटली ट्रांसफर करते हैं, अगर आप क्या करते हैं इसे परमानेंटली ट्रांसफर करते हैं, तो इस असेट को अगर आपने क्या किया है परमानेंट ट्रांसफर किया है, तो परमानेंट ट्रांसफर करने पे क्या हो जाएगा मैम, परमानेंट ट्रांसफर करने पे हो सकता है, अभी आगे की चीजें पढ़ी नहीं है मैंने, बट शेड्यूल 1 का पैरा 1 कह सकता है कि क्योंकि ये विदाउट कंसिडरेशन है तो ये सप्लाई है। ठीक है, इसका मतलब मैम ये जो पैरा 1 है, ये सिर्फ गुड्स के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि यहाँ सिर्फ गुड्स की बात करी है, सर्विस की नहीं डेफिनेटली। और जो आपका पैरा 4 था वो सिर्फ सर्विस के ऊपर था। ये जो आपका पैरा 4 था इट वाज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू योर सर्विस, बट पैरा 1 जो है शेड्यूल 1 का इट इज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स। यहाँ पे आपको सर्विसेज इंपोर्ट करनी थी, यहाँ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ पे तो ट्रांसफर कर रहे हो, जो परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो, यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है क्या, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपोर्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सप्लायर है, सप्लायर को ही क्या करना होगा, जीएसटी पे करना होगा। तो परमानेंट ट्रांसफर करते हैं, डिस्पोजल करते हैं, किस काम है, अगर आप बिजनेस असेट का परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल करते हो, तो हो सकता है कि अगर ये विदाउट कंसिडरेशन है तो सप्लाई बन सकता है, बट अब सप्लाई बनने की कंडीशन क्या है उसको ओपन करते हैं। वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट, अगर आपने इसी असेट पे आईटीसी अवेल किया है तो ही हम बोलेंगे ये परमानेंट ट्रांसफर क्या होगा, विदाउट कंसिडरेशन वाला सप्लाई बनेगा। अब मैम ये आईटीसी की कहानी क्या है, पहले नॉर्मल समझो।
सपोज मेरे बिजनेस में क्या है, इसी को ले लेते हैं, ये मेरा क्या है, असेट। ठीक है, मेरे बिजनेस का ये क्या है, असेट है। अब ये जो एसेट है, अगर मैं इस एसेट को ट्रांसफर करती हूँ, किसी को दे देती हूँ, ठीक है, और इसी एसेट पे मैंने आईटीसी अवेल किया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है, तो ही ये बोलेंगे। अगर आपने विदाउट कंसिडरेशन इसको दिया है, तो ये क्या बनता है, सप्लाई बनता है। हम इतने ऊपर से बातें जा रही है ना कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये आईटीसी क्या है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये आईटीसी क्या होता है। ठीक है, अब जो मैं आपको समझा रही हूँ ना, एक काम करती हूँ, पूरा लिख के ही समझाती हूँ। जो चीज मैं आपको बोल रही हूँ, इसको आईटीसी में हम फिर से समझेंगे, लेकिन यहाँ पे क्लैरिफाई करना जरूरी है, क्योंकि जगह जगह मुझे इसका क्या लेना होगा, रेफरेंस लेना ही होगा। ठीक है, तो मैम ये कौन है, ये है, अभी मैं कौन सा आईटीसी का कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, मैं क्या समझा रही हूँ आपको, आईटीसी का कॉन्सेप्ट, और यही समझेंगे आज हम, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3 अभी नहीं हो पाएगा। आज हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है और यही हमें समझना है। मैम ये कौन है जनाब, तो ये जो आपके लिए है, ये एक पर्सन है, तो ये सोच रहा है, क्या सोच रहा है, ये सोच रहा है कुछ तो बिजनेस किया जाए, कुछ तो ऐसा करे काम कि जग में हो जाए अपना नाम। तो ये सोच रहा है बैठ के, मुझे कुछ तो बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करूँ। सोच लिया भाई ने, इसे क्या बिजनेस करना है। ठीक है, इसने बोला मैं क्या करूंगा, गुड सेल करूंगा, मैं क्या करूंगा, गुड सेल करूंगा। और अब हम कौन से गुड सेल करेंगे भाई साहब, तो इन्होंने बोला मैं क्यों ना छोटे बच्चों की साइकिल सेल करूं। ये बात भी सही है, ये क्या करेंगे, बाइसिकल वगैरह सेल करने का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इनका जो बिजनेस है, इनका बिजनेस किस चीज का होने वाला है, ये इन्होंने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब ये फिर से सोच रहा है, क्या कर रहा है, फिर सोच रहा है। क्यों सोच रहा है भाई, अब डिसाइड तो हो गया कि कौन सा बिजनेस करना है, क्या करना है, ये बोल रहा है मैंने तो डिसाइड कर लिया कि बिजनेस कौन सा है। और ये सोच रहा है मेरे को क्या गवर्नमेंट को जाके बताना पड़ेगा कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है। गवर्नमेंट को जाके बताना मतलब कि क्या गवर्नमेंट को जाके मुझे बताना होगा कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं, मतलब क्या गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, या जीएसटी वाले हैं, ऐसा क्यों सोच रहा है मैम। ये बिजनेस चालू कर रहा है, कल चल के गवर्नमेंट आ गई, उससे बोले अरे तुम बिजनेस कर रहे थे, हमको बताया ही नहीं, तुमने तुमने जीएसटी के कंप्लाइंस नहीं किए, तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया, तुमने जीएसटी ऑडिट नहीं कराया, इस पे तो भारी पेनल्टी आ जाएगी। तो ये बंदा सोच रहा है कि क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना। ठीक है, तो अभी जो भी वो सोच रहा है, उस बेसिस पे पहला रीजन ये आता है कि हमने इसको बताया नहीं भाई, तेरे को अभी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम एक अनरजिस्टर्ड पर्सन रह सकते हो, यू कैन बी अ अनरजिस्टर्ड पर्सन। इसने बोला क्यों, किस बेसिस पे बोल रहे हो, फिर हमने इसको समझाया, देखो तुमको अगर रजिस्टर्ड पर्सन बनना है, तुम चाहते हो रजिस्ट्रेशन लेना, तो या तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होना चाहिए। एक पर्सन को तभी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ती है जब उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होता है। अब ये बोल रहा है ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, तो हम बोले सुन ना भाई, हम तेरे को सब समझा रहे हैं कि एक पर्सन जो बिजनेस कर रहा है, उसे रजिस्टर्ड पर्सन बनने की तभी जरूरत पड़ेगी जब वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करेगा। तो बोल रहे क्या थ्रेशोल्ड लिमिट, मैंने कहा भाई मेरे समझ, अगर तेरा टर्नओवर क्रॉस होता है, जो तू सेल कर रहा है ना, तो टर्नओवर अगर तेरा क्रॉस होता है 10 लाख या फिर 20 लाख या फिर 40 लाख, अभी तुम मुझसे ये मत पूछना मैम 10 कब लगेगा, 20 कब लगेगा, 40 कब लगेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन चैप्टर की बात है। बट तुम्हें समझाने के लिए और तुम्हें समझ में आए कि कुछ ना कुछ तो लिमिट इसके ऊपर लगेगी। अगर इस पे 10 लगती है तो 10 अगर क्रॉस हो गया, 20 लगती है तो 20 लाख क्रॉस हो गया, अगर क्रॉस हो गया, तो इसको मैंने समझा है भाई तूने तो अभी बिजनेस स्टार्ट ही किया है, पहले ये थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर, एज द केस में भी अगर तुम ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करते हो तब जाके तुमको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ेगी। तो उसने चैन की सांस ली, मतलब कम से कम मेरे पे अगर 10 लगता है तो मुझे अभी तक 10 लाख तक जब तक टर्नओवर नहीं होता, मुझे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेना गवर्नमेंट से। हमने कहा नहीं,
तो 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, एज द केस में बी। दिस वी विल डिस्कस इन रजिस्ट्रेशन चैप्टर। खुश हो गया बंदा, बड़ा हंस रहा है, गा रहा है, ठीक है। फिर ये बंदे ने बोला मेरे को, और कोई ऐसा और कुछ तो नहीं है कि रजिस्ट्रेशन लेना पड़े? मैंने कहा रुक भाई, खुश मत हो, तेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है इवन इफ योर थ्रेशोल्ड डज नॉट क्रॉस। है, वो बोला अभी तो बोल रहे थे थ्रेशोल्ड क्रॉस होगा फिर रजिस्ट्रेशन लेना, अब बोल रहे हो कि अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हुआ तो भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मैंने कहा सुन लेना पूरी बात, इवन इफ थ्रेशोल्ड लिमिट डज नॉट क्रॉस, अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड। अब ये बेचारा आ गया टेंशन में। अभी तो मैम बोल रही थी कि थ्रेशोल्ड क्रॉस होगा तभी रजिस्ट्रेशन लेना, खुद ही ने बोल दिया कि थ्रेशोल्ड नहीं क्रॉस हुआ तो भी रजिस्ट्रेशन लेना। तो मैंने कहा फिर से तुम मुझसे डिटेल मत पूछना, एक सेक्शन आएगा आगे चल के, सेक्शन नंबर 23, जो कहता है किसके बारे में, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन क्या है मैम इस कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में? ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जैसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर इसने ऐसा कोई भी परचेज किया है जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में फॉल होता है, जैसे इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, तो वहां पे थ्रेशोल्ड नहीं देखेंगे, पहला ही ट्रांजेक्शन होते से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। और ऐसे और भी क्या है वहां पे पॉइंटर्स हैं जिसके कारण आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट ये डिपेंड करेगा क्या आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की कंडीशन अप्लाई करते हो। अगर कंडीशन कंप्लाई की तो भाई तेरे को रजिस्ट्रेशन लेना है, और अगर कंडीशन कंप्लाई नहीं की तो तेरे को कोई रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बोला कि वो कंडीशंस क्या है? मैंने कहा अभी के लिए मैंने तेरे को बोल दिया तो कोई कंडीशन कंप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर भी यहाँ ओपन नहीं कर रहे। तुम्हें एक चीज समझ में आई कि एक भाई साहब को रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना, ये डिसाइड करने में क्या हेल्प करता है? पहला उसका थ्रेशोल्ड लिमिट, और हो सकता है कि वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में अगर आ गया तो थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं काम आएगी, उसे फिर रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। डन मैम, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं, चलो मैम ये जो पर्सन है, ठीक है, ये जो पर्सन है हमारा केस नंबर 1, अभी ये है अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये जो केस 1 है, अभी ये पर्सन क्या है, अनरजिस्टर्ड, मतलब अभी इसका लिमिट ही क्रॉस नहीं हुआ। जब लिमिट क्रॉस नहीं हुआ इसका मतलब मैम इसको गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। और गवर्नमेंट को भी इससे मतलब नहीं, क्योंकि ये बेसिक एग्जामेशन में आ रहा है। टैक्स की लैंग्वेज में बात करूँ तो ये बेसिक एग्जामेशन में आ रहा है। गवर्नमेंट को इससे कोई टैक्स नहीं मिलने वाला, तो ना गवर्नमेंट इसका ध्यान रखेगी ना ये गवर्नमेंट का ध्यान रखेगा। अंडरस्टूड? जी मैम। तो जब ये कोई गुड सेल करता है, जब ये क्या करेगा, कोई भी गुड सेल करेगा, मैम सेल करने पे ये एक क्या बनाएगा, बिल बनाएगा। हाँ जी, सेल करेगा तो सेल करने पे इसको क्या बनाना पड़ेगा, उन गुड्स के रिस्पेक्ट में ये बिल बनाना पड़ेगा। जो जो चीजें हैं ये बिल बना बना के देने पड़ेंगे लोगों को। मैम ये बिल तो बना रहा है, बट क्या मैम ये जीएसटी चार्ज करेगा इस बिल के ऊपर? तो मेरा क्लियर आंसर क्या होगा, अ बिग नो। जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि ये अभी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं किया, ये बंदा अभी रजिस्टर नहीं हुआ। ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन चार्ज जीएसटी। जीएसटी चार्ज करने का काम सिर्फ एक रजिस्टर्ड पर्सन का होता है। तो ये पर्सन, ये जो इनवॉइस है, इस इनवॉइस के ऊपर क्या नहीं करेगा, जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। ये जो पर्सन है ये क्या नहीं करेगा, इस इनवॉइस के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करने वाला है। ठीक है मैम, बात समझ में आ गई? ओके। अब आगे क्या? तो मैम आपने बोला गुड्स, हाँ जी गुड्स, इसने सेल किए, हाँ जी सेल किए। तो मैम ये जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इसने जब गुड्स सेल किए, इसने एक इनवॉइस बनाया, और इनवॉइस को बनाने के बाद इसे कोई जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूं पहला पॉइंट, ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन चार्ज जीएसटी। डन, ठीक है। सपोज करो, क्या सपोज करना है कि
ये जो पर्सन है, ये पर्सन अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। अब दूसरा ही केस लेते हैं हम वापस से, मैम ये ही पर्सन हमारा, सपोज करो मैम इसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गया या फिर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन व्हाटएवर इट इज, अब ये बन गया एक रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन क्या कर रहा है, गुड्स सेल कर रहा है। अब ये रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन गुड्स सेल कर रहा है, और हम गुड्स सेल करके ये फिर से क्या बना रहा है, ये भी बिल बना रहा है। अब आप बताओ मैम, क्या यहाँ पे बिकॉज इट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, क्या ये यहाँ पे जीएसटी चार्ज करेगा, ये रजिस्टर्ड पर्सन? तो मेरा अब आंसर तुम भी जानते हो क्या होगा, डेफिनेटली यस। हाँ, वो गुड्स अगर एग्जाम हुए तब नहीं, अगर वो गुड्स जो सेल कर रहा है वो गुड्स ही exempt है, उस पर टैक्स ही नहीं लगता, तो बेचारा टैक्स कैसे चार्ज करेगा। बट अगर ये गुड्स एग्जेम्प्ट नहीं है, तो हाँ मेरा आंसर है हाँ भाई हाँ, यहाँ पे जीएसटी भी चार्ज होगा, क्योंकि जीएसटी कुड बी चार्ज ओनली बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। क्या यहाँ तक पहली चीज क्लियर हुई? ये दिमाग में रखनी थी। ठीक है मैम, जीएसटी कुड बी चार्ज बाय रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ तक की बातें हमारे समझ में आ गई। क्या हुआ, इसी चीज को मैं केस नंबर बी को कंटिन्यू कर रही हूँ। ये जो गुड्स हैं ये परचेस किए होंगे किसी ने, हाँ मैम, ये रहा वो बंदा जिसने ये क्या किया, ये गुड्स को परचेस किया। ये कौन है मैम, रिसिपिएंट। इसने क्या किया, इन गुड्स को परचेस किया। मैम गुड्स को परचेस किया, सपोज करो ये सारे गुड्स जैसे यहाँ पे लिखा है 100 रुपीज के हैं, और जीएसटी सपोज करो 10% चार्ज हुआ और 10 रुपीज का जीएसटी है। 100 रुपीज पूरे गुड्स के हैं एंड 10 रुपीज जीएसटी के हैं। ये बंदा क्या करेगा, इस रजिस्टर्ड पर्सन को पैसे देगा मैम, बिल्कुल देगा। कितने रुपए देगा मैम, गुड्स के नाम पे देगा वो ₹100, ठीक है। और जीएसटी के लिए कितने देगा मैम, जीएसटी के नाम पे देगा वो कितने, 10 रुपीज। तो गुड्स के नाम पे 100 रुपीज देगा, जीएसटी के नाम पे कितने देगा, 10 रुपीज देगा, मतलब 110। ठीक है, अभी के लिए थोड़ी देर के लिए इस पिक्चर से हटा देते हैं, अभी हमको नहीं पता रेसिपिएंट वगैरह, अब यहाँ पे समझते हैं। तो इसके गुल्लक में, ठीक है, ये रही इसकी गुल्लक। मैम इसकी गुल्लक में कितने रुपए आए, मैम इसकी गुल्लक में आए एक तो 100 रुपीज और दूसरे 10 रुपीज। यस, तो ये इसको देख रहा है, ठीक है। तो ये चीज बताओ, 100 रुपीज पे किसका राइट है, किसने कमाए 100 रुपए? मैम 100 रुपए तो ये रजिस्टर्ड पर्सन ने ही कमाए, क्योंकि इसने गुड्स सेल किए हैं, तो ये 100 रुपीज तो इसके ही है। लेकिन मैम ये 10 रुपीज का क्या, ये तो जीएसटी है, और जीएसटी पे किसका राइट होता है, ये जीएसटी तो इसको गवर्नमेंट को जाके देना पड़ेगा, ये जीएसटी इसको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। मतलब जीएसटी जो चार्ज होता है वो सप्लायर की इनकम नहीं होती है, वो गवर्नमेंट का पैसा होता है। जीएसटी जो चार्ज होता है वो सप्लायर की इनकम नहीं होती है, वो गवर्नमेंट का पैसा होता है, ठीक है। अब मैम ये 10 रुपए वो जाके किसको देना चाहेगा, गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट कैसे पहचानेगी इसको कि किसने 10 रुपए दिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को कैसे पता कि ये 10 रुपीज कौन देने आया है? तो इसलिए जब भी ये पर्सन क्या करता है, जीएसटी चार्ज करता है, तो इसे जीएसटी चार्ज करते वक्त यहाँ पे अपना जीएसटीआईएन नंबर लिखना होता है, किसका, सप्लायर का। और इतना ही नहीं, इसे जीएसटीआईएन नंबर लिखना होता है किसका, रिसिपिएंट का भी। क्यों लिखना होता है दोनों का, अभी सब समझ में आएगा। तो इसे क्या करना होता है, जीएसटीआईएन नंबर खुद का लिखना होता है। अब मैम ये जीएसटीआईएन नंबर क्या है, तो समझो, जैसे मैंने कहा कि इस पर्सन को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, तो अगर ये पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो ये क्या करता है, गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन देता है, किसकी, रजिस्ट्रेशन की। ये क्या करेगा, गवर्नमेंट के पास क्या देगा, ये रही गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास इसके इसकी क्या जाएगी, एक एप्लीकेशन जाएगी। तो ये रहा रजिस्टर्ड पर्सन, थ्रेशोल्ड लिमिट भाई साहब की क्रॉस हुई, ये गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन देगा। मैम ये एप्लीकेशन में क्या है, ये एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि मुझे रजिस्ट्रेशन दे दो। अब गवर्नमेंट
नाम से तो रजिस्ट्रेशन नहीं देगी कि तेरा नाम क्या मोहन, तो चलो मोहन यू आर रजिस्टर्ड, नहीं। गवर्नमेंट ऐसे, यहाँ पे हमारे देश में मोहन नाम के लाखों लोग होंगे, कैसे बाद में पहचानेगी उस मोहन को? तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब इसको रजिस्ट्रेशन देना होता है तो गवर्नमेंट इसको एक नंबर दे देती है, तो वो होता है जीएसटी नंबर। तो जीएसटी-आईएन नंबर दे देती है गवर्नमेंट को कि आज से तुम्हारी पहचान इस नाम से होगी, इस नंबर से होगी। तो गवर्नमेंट ने इसको क्या दे दिया, जीएसटी-आईएन नंबर दे दिया कि आज से भाई तेरी पहचान इस नंबर से रहेगी मेरे दोस्त। हम तुम्हें इस नंबर से जानेंगे, तुम्हारा तुम मोहन हो, सोहन हो, रोहन हो, हमको कोई मतलब नहीं। अब ये 10 रुपए जब गवर्नमेंट के पास जाएंगे तो गवर्नमेंट को पता होगा कि कौन से जीएसटी-आईएन नंबर ने क्या किया है, यहाँ पे हमको पेमेंट। अंडरस्टूड? डन? यस मैम। गवर्नमेंट के पास आ गई ये 10 रुपए। अब गवर्नमेंट सोच रही है इस 10 रुपए को मुझे कहाँ लिखना है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, सोच रही है 10 रुपए को मैं कहाँ लिखूं। ठीक है, अब समझना। गवर्नमेंट सोचने बैठी है कि मैं इस 10 रुपए को कहाँ लिखूं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जिसने टैक्स पे किया है, जिसने क्या किया है, टैक्स पे किया है, उसका एक क्या करती है, आईटीसी लेजर बनाती है। गवर्नमेंट क्या करती है, उसका एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बनता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, आईटीसी का लेजर। गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके अकाउंट में, गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके अकाउंट में लिख देगी क्रेडिट में कि 10 रुपए आए। क्यों लिख देगी? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि ये जो टैक्स उसने पे किया है, ये जो टैक्स इसने क्या किया है, बंदे ने पे किया है, इस टैक्स का क्रेडिट वो मुझसे लेगा ही लेगा कभी ना। वो क्या जानती है, गवर्नमेंट जानती है कि इस टैक्स का क्रेडिट ये मुझसे लेगा। कैसे लेगा, अब वो मैं तुमको सब समझाती हूँ। यहाँ तक बात समझ में आई क्या है फ्लो? फ्लो इतना है कि जैसे ही इस पर्सन ने क्या किया, रजिस्ट्रेशन लिया, तो ये जीएसटी चार्ज कर सकता है। जीएसटी जो चार्ज करता है वो गवर्नमेंट का पैसा होता है, इसका नहीं होता। तो ये अपने जीएसटीआईएन नंबर को देगा और जीएसटीआईएन नंबर देके क्या करेगा, ये जीएसटीआईएन नंबर देके बता देगा गवर्नमेंट को कि मैंने 10 रुपए दे दिए हैं टैक्स के नाम पे। तो ही हैज डिपॉजिट 10 रुपीज एज अ टैक्स। ये 10 रुपीज गवर्नमेंट क्या करेगी, इसके क्रेडिट लेजर में लिख देगी, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि आज नहीं तो कल ये बंदा क्या करेगा, ये वाला इंसान ये 10 रुपए को यूटिलाइज करने के लिए जरूर आएगा। ठीक है मैम, आया बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मैम ये समझ नहीं आ रहा ये 10 रुपीज यूटिलाइज कैसे होंगे, कुछ समझो मेरी। जब इसने सेल किया तो इसका जीएसटी पे हुआ, जब इसने सेल किया तो जीएसटी पे करना पड़ा। ऐसे ही ये रजिस्टर्ड पर्सन भी तो परचेज करता होगा ना किसी से गुड्स। ये रजिस्टर्ड पर्सन भी तो किसी से गुड्स परचेज करके आता होगा। और समझ लो ये रजिस्टर्ड पर्सन ने जिसने गुड्स परचेज किए हैं, वो भी सामने वाला सप्लायर एक रजिस्टर्ड सप्लायर था, रजिस्टर्ड सप्लायर ने जीएसटी चार्ज किया। और जब उसने जीएसटी चार्ज किया तो ये बंदा उसको जीएसटी पे करके आया होगा। इसने क्या किया, उसको क्या किया होगा, जीएसटी पे किया होगा। तो समझो मेरी बात। इसकी जगह मैं एग्जाम्पल को थोड़ा ट्विस्ट कर रही हूँ। यहाँ तक तो समझ में आई ये फ्लो। मैं इस रिसिपिएंट के बेसिस पे तुमको समझाती हूँ, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। देखो, ये जो रिसिपिएंट है ना, रिसिपिएंट के पास क्या आ गए, गुड्स आ गए। कौन सा था हमारा गुड्स, हमारे गुड्स ये साइकिल थे। रिसिपिएंट ने बहुत सारी साइकिल खरीदी और मेरे रिसिपिएंट के पास आ गई ये गुड्स। मैम रिसिपिएंट ने परचेज की थी ये साइकिल, हाँ मेरे सामने अभी तो परचेज की, कितने की परचेज की थी मैम, 100 रुपए की। जिससे ये बेचारा रिसिपिएंट कितने देके आया, 10 रुपए देके आ चुका है, 10 रुपीज ऑलरेडी पे कर दिए। ये रिसिपिएंट क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, इसको सेल कर रहा है, इस बाइसिकल किसी पर्सन को सेल कर रहा है, सेल कर रहा है। अब ये इसको 150 रुपीज में और जीएसटी चार्ज कर रहा है 15 रुपए। अब रिसिपिएंट सोच रहा है, यार इसको अगर बाइफरकेट करूँ तो 100 रुपए पे तो मैंने पहले ही 10 रुपए का जीएसटी पे कर दिया, बस ये 50 रुपए पे ही तो मुझे जीएसटी पे करना चाहिए। अब वो ये सोच रहा है कि ये जो 15 रुपए मैंने सामने वाले से जीएसटी के नाम पे लिए, क्या मुझे ये पूरे 15 रुपए का जीएसटी देना पड़ेगा?
तो हमने इसको रोक लिया, बोले नहीं 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 नहीं, पूरे 15 रुपए नहीं देने तेरे को, क्योंकि इस 15 में से 10 रुपीज तो ऑलरेडी तेरे नाम के जा चुके हैं गवर्नमेंट के पास। ये बोलेगा मेरे नाम के कैसे गए? याद है मैंने कहा था कि किसका जीएसटी कलेक्ट किया ये भी रिसिपिएंट को बताना होता है कि ये रहा वो रजिस्टर्ड पर्सन जिसके नाम का जीएसटी में कलेक्ट करके आया हूँ। तो ये गवर्नमेंट को वो डिटेल देता है, तो गवर्नमेंट को पता होता है कि उस प्रोडक्ट पे किसने जीएसटी पे किया है, किससे कलेक्ट हुआ है, कौन पे करने आ रहा है, सप्लायर कौन है, रिसिपिएंट कौन है, सारी चीजें गवर्नमेंट को पता होती है। तो ये क्या करेगा, इसने बोला देखो परचेस करते वक्त मैंने जीएसटी पे किया, परचेज करते वक्त मैंने क्या किया, जीएसटी पे किया, कितना पे किया, 10 रुपीज पे किया, और गवर्नमेंट को इस बात की खबर है कि इसने जीएसटी 10 रुपए का पे करके रखा हुआ है। अब जाके ये क्या करेगा, सिर्फ 5 रुपए ही क्या करेगा, पे करेगा। ये क्या करेगा, सिर्फ 5 रुपीज ही क्या करके आएगा, पे करके आएगा गवर्नमेंट, क्योंकि ये 10 रुपीज का क्या मिल जाएगा इसको, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो टैक्स ये पे करके आया है इस टैक्स का इसको क्या मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जब भी आप कोई चीज परचेस करते हो, इसने क्या किया, बाइसिकल परचेस की, तो परचेस करते वक्त जो भी आप क्या करते हो, टैक्स पे करते हो, वो टैक्स कहीं न कहीं क्या होता है, आपके आईटीसी लेजर में बुक होता है। जब इस बंदे ने 10 रुपए यहाँ पे गवर्नमेंट को पे किए थे, जब ये 10 रुपए गवर्नमेंट को पे किए थे, तो गवर्नमेंट को ये पता चला कि पेमेंट किसके थ्रू हुआ है, बट किसका हुआ है, तो उसके जीएसटीआईएन नंबर में ये 10 रुपए बुक हो जाते हैं। मतलब ये वाले रिसिपिएंट के जीएसटीआईएन नंबर में इसके आईटीसी लेजर में ये 10 रुपए बुक हो जाएंगे। समझ में आई ये बात? कहना क्या है, कौन पे कर रहा है उसके लिए यहाँ पे सप्लायर का जीएसटीएन नंबर गवर्नमेंट पूछेगी कि कौन है जो मेरे को पे कर रहा है। इसने बोला मैं लेके आया हूँ, ये पूछेगी किसके पैसे लेके आए हो, तो बोलेगा ये रहा वो जीएसटीआईएन नंबर जिससे मैंने पेमेंट कलेक्ट करके गवर्नमेंट तुम्हें दिया है। तो ये जो आईटीसी लेजर है, ये किसका आईटीसी लेजर होगा, ये लेजर होगा मेरे रिसिपिएंट का, मेरे रिसिपिएंट का आईटीसी लेजर होगा। तो जैसे ही आगे ये रिसिपिएंट सेल करेगा, इसकी टैक्स लायबिलिटी आएगी, इसकी टैक्स लायबिलिटी का 10 रुपए ये क्या करेगा, आईटीसी यूटिलाइज करेगा, जो टैक्स ये ऑलरेडी किसी और के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचा चुका है। अब ये सिर्फ कितना पेमेंट करेगा, 5 रुपए। क्या ये बात समझ में आई? अब प्रॉब्लम क्या है मैम, आप एक चीज समझो, क्या कि मैम ये आईटीसी कब ले पाया, जब ये खुद रजिस्टर्ड था, तभी तो गवर्नमेंट ने इसका आईटीसी लेजर बनाया, क्योंकि गवर्नमेंट को इसका जीएसटीआईएन नंबर पता था। अगर ये बंदा खुद अनरजिस्टर्ड होता, टैक्स तो इससे कलेक्ट किया जाता, क्योंकि टैक्स कलेक्ट करने वाला एक रजिस्टर्ड पर्सन होता है, टैक्स कलेक्ट करने वाला रजिस्टर्ड पर्सन होता है, तो वो तो अपना काम करके चल जाएगा टुकुर टुकुर कि मैंने टैक्स कलेक्ट कर लिया, वो गवर्नमेंट को दे भी देगा टैक्स। लेकिन गवर्नमेंट अब किसके जीएसटीआईएन तक पहुंचाएगी, क्योंकि ये बंदे का तो थ्रेशोल्ड क्रॉस ही नहीं हुआ है, ये अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट है। तो एक अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट आईटीसी अवेल नहीं कर सकता, उसको टैक्स लग जरूर सकता है लेकिन आईटीसी अवेल नहीं कर सकता, और एक अनरजिस्टर्ड पर्सन आगे जब सेल करेगा तो वो टैक्स भी चार्ज नहीं कर सकता। तो दो चीजें, जीएसटी चार्ज एक रजिस्टर्ड पर्सन करता है और आईटीसी अवेल भी रजिस्टर्ड पर्सन ही कर सकता है, क्योंकि जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसी का तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर गवर्नमेंट बना के बैठी होगी। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो गवर्नमेंट को सूचना थोड़ी ना आ रहा है किसका पैसा आया ये, क्योंकि गवर्नमेंट तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे जीएसटीआईएन नंबर से जानती है। आर यू गेटिंग दैट थिंग? इसका मतलब मैम ये हुआ कि अगर हमारा सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो मैम जीएसटी इसने कभी कलेक्ट ही नहीं किया। सेल किया होगा, प्रोडक्ट सेल किए, प्रोडक्ट सेल करके इसने जीएसटी कभी कलेक्ट ही नहीं किया। सच बोल रहा हूँ। और मैम जब जीएसटी कलेक्ट ही नहीं हुआ तो आईटीसी भी कभी अवेल नहीं हो सकता। बिल्कुल, जब जीएसटी खून गया ही नहीं गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट आजादी कैसे देगी? गवर्नमेंट के पास जीएसटी तुम्हारे नाम पे गया ही नहीं रेसिपिएंट, तो गवर्नमेंट तुम्हें आईटीसी कैसे देगी? ओके मैम, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो यस जीएसटी कलेक्ट हुआ होगा, बट मैम ये जो रिसिपिएंट है ना, ये अनरजिस्टर्ड है।
अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन ने जीएसटी तो भर दिया, गवर्नमेंट के पास जीएसटी तो पहुंच गया, लेकिन अनरजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी अवेल नहीं कर सकता। ठीक। मैम फिर से रजिस्टर्ड पर्सन, मैम जीएसटी अवेल हुआ, हाँ हुआ, ये मैम रजिस्टर्ड पर्सन है, तो ये आईटीसी भी अवेल कर सकता है, क्योंकि चार्ज करने वाला रजिस्टर्ड होना चाहिए और आईटीसी अवेल करने वाला पर्सन भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। मैम ये भी रजिस्टर्ड है, जीएसटी चार्ज हुआ होगा सेल करने पे, यस। मैम ये भी रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, और ये आईटीसी अवेल कर ही रहे थे, लेकिन एक सेक्शन आता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो आपके आईटीसी चैप्टर में जो बोलता है कि भले ही जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन ने चार्ज किया, भले ही आईटीसी मिलना चाहिए था, लेकिन ये है कि हमने कुछ चीजों को आईटीसी ब्लॉक्ड किया है, मतलब तुम चाह के भी आईटीसी अवेल नहीं कर, कुछ चीजों का आईटीसी हमने क्या किया है, ब्लॉक किया है। इसका मतलब तुम चाह के भी आईटीसी अवेल नहीं कर पाओगे, कभी ऑन सच एसेट आईटीसी हैज नॉट बीन अवेल्ड। ये वही पॉइंट है कि कुछ एसेट है जिसको परमानेंट ट्रांसफर करते हो, और जो चीज परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो उस पे अपना अपने कभी आईटीसी अवेल किया होना चाहिए, और अगर उसका आईटीसी पहले से ही ब्लॉक्ड है, फिर कंडीशन ऑफ पैराग्राफ 1 कंप्लाई नहीं हो रही है, समझेंगे उसको भी अच्छे से। फिर मैम क्या हुआ, मैम ये रजिस्टर्ड पर्सन है, हाँ जी। मैम रजिस्टर्ड पर्सन ने कोई चीज सेल की, लेकिन जो गुड्स उसने सेल किए वो एग्जेम्प्टेड गुड्स थे, मतलब उसपे जीएसटी चार्ज हो ही नहीं सकता था, चाह के भी नहीं हो सकता। तो मैम जब जीएसटी गया नहीं, तो भले ही ये रजिस्टर्ड पर्सन हो, ये आईटीसी भी अवेल नहीं कर सकता, क्योंकि टैक्स गया है नहीं गवर्नमेंट को, तो आईटीसी कैसे मिले। तो आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, तो देखो परमानेंट ट्रांसफर पे चलते, ये जो मैंने आपको भी समझाया ना, ये सब यहाँ पे लेके रखा है ऑलरेडी। क्या लिया है, देखो सप्लायर जो है, अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको दो तरीके से रजिस्ट्रेशन लेना होता है, या तो थ्रेशोल्ड लिमिट या फिर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी का रजिस्टर्ड पर्सन ही चार्ज कर सकता है, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। जब ये सप्लायर कुछ सेल करेगा, ये इनवॉइस बनाएगा और इनवॉइस बना के देगा रिसिपिएंट को, रिसिपिएंट इसको कंसिडरेशन देता है। ये कंसिडरेशन में क्या लिखा है, 1 लाख रुपए लैपटॉप के एंड 10,000 जीएसटी के, इसके पास वो पैसे आए, 10,000 देगा ये किसको, गवर्नमेंट। अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन ने सेल किया है, इसका मतलब कभी जीएसटी चार्ज हुआ ही नहीं था, तो आईटीसी भी कभी नहीं आए। बट अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, तभी क्या होगा, जीएसटी चार्ज होगा और आईटीसी की बातें हो सकती हैं। आगे जाके ये रिसिपिएंट जब इन गुड्स को सेल करता है, तो इसके हिसाब से ये क्या करेगा, जीएसटी लगाएगा। अगर ये रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो ये आगे चल के जीएसटी नहीं लगाएगा। जीएसटी लगाया 15,000 हुआ, लेकिन ये बोलेगा ऑलरेडी 10,000 तो गवर्नमेंट के पास मेरे जीएसटीएन नंबर के जा चुके हैं, तो ये क्या करेगा, सिर्फ 5,000 ही पे करेगा गवर्नमेंट को। फिर ये बोला है कि सप्लायर का अगर जीएस थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हुआ है, तो इसका मतलब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर कभी भी क्या चार्ज नहीं कर सकता, जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। और जब जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता है, इन दैट केस क्या होगा, आईटीसी भी अवेल नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुआ है, तो जीएसटी भी चार्ज होगा और आईटीसी अवेल किया जा सकता है। लेकिन अगर रिसिपिएंट का थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हुआ है, रिसिपिएंट का थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हुआ, तो भले ही टैक्स पे हो चुका होगा, लेकिन स्टिल मैम पता है क्या होगा, आईटीसी अवेल नहीं हो पाएगा। मैम थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ इसका भी, लेकिन हो सकता है वो सप्लाई शेड्यूल 3 में कवर हो या मेगा एग्जेम्पशन में कवर हो, मतलब एग्जेम्प्टेड गुड्स हो या शेड्यूल 3 वाले गुड्स हो। तो मैम या तो ये सप्लाई ही नहीं है, या फिर सप्लाई है लेकिन उस पे टैक्स नहीं लगता, तो जिस पे टैक्स नहीं लगता उस पे आईटीसी भी नहीं मिल सकता। या फिर मैम टैक्स लगा, आईटी सब कुछ हुआ, लेकिन वो आईटीसी ही ब्लॉक्ड है। तो जो मैंने तुम्हें समझाया वो सब यहाँ पे कवर करके रखा है, और जो मैं बोल रही हूँ ये चीजें आप प्लीज रिवाइंड कर लो, पीछे चले जाओ, इसको वापस लिखो। अंडरस्टूड, डन। इसका मतलब मैम ये जो क्लॉज है वो ये कहता है कि अगर परमानेंट ट्रांसफर हुआ है, तो ही आगे हम पैराग्राफ 1 चेक करेंगे शेड्यूल 1 का।
और अगर ये टेम्पररी ट्रांसफर है तो आगे कोई चेकिंग नहीं होगी क्योंकि ये सप्लाई बन ही नहीं पाएगा। चलो मैम परमानेंट ट्रांसफर हुआ है, फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये बिजनेस असेट का ही ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि अगर आप पर्सनल एसेट ट्रांसफर करोगे तो भी आगे चेकिंग नहीं होगी और शेड्यूल 1 अप्लाई नहीं होगी। बट हाँ, ये परमानेंट ट्रांसफर बिजनेस एसेट का है, चाहे वो स्टॉक इन ट्रेड हो या कैपिटल गुड्स हो, तो यस इट इज व्हाट, तो यस ये क्या है आपके लिए, ये परमानेंट ट्रांसफर जो बिजनेस एसेट का है, इसमें अब आगे चेकिंग होगी। आगे चेकिंग करके ये समझो आईटीसी अवेल हुआ या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं शेड्यूल 3 में था, मेगा एग्जाम था या आईटीसी ब्लॉक्ड था, या फिर देने वाला रजिस्टर्ड पर्सन ही नहीं हो या लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो, तो आपको ये चीजें चेक करनी पड़ेगी। तो सप्लायर को देखना होगा कि सप्लायर ने कभी भी आईटीसी अवेल किया है क्या उसी असेट पे जिस असेट को वो ट्रांसफर कर रहा है। याद रखना, आईटीसी तभी अवेल होता है जब परचेस करते वक्त आप टैक्स पे करते हो। तो अगर मेरा सप्लायर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, और उसने जिससे भी परचेस किया था ये प्रोडक्ट जिसको वो क्या कर रहा है परमानेंट ट्रांसफर कर रहा है, मेरा सप्लायर है ये किसी से परचेस करके आया ये प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट, ये रहा कोई प्रोडक्ट, और इसी प्रोडक्ट को आगे चल के वो क्या करने वाला है परमानेंट ट्रांसफर करने वाला है। तो ये देखो कि ये जो प्रोडक्ट है, क्या इस प्रोडक्ट पे उसने आईटीसी अवेल किया है, क्योंकि यहाँ लिखा है सर्च असेट, सेम असेट पे ही आईटीसी अवेल होना चाहिए। अब मैम ये कैसे देखेंगे, तो देखो परचेस करते वक्त जिससे परचेस किया क्या वो रजिस्टर्ड पर्सन था, हाँ मैम रजिस्टर्ड था। क्या ये गुड्स है एग्जाम गुड्स तो नहीं, नहीं मैम ये एग्जाम गुड्स नहीं, इस पे जीएसटी चार्ज हुआ था, ठीक है। फिर सप्लायर रजिस्टर्ड है, हाँ मैम ये सप्लायर भी रजिस्टर्ड है। क्या ये आईटीसी ब्लॉक तो नहीं था, नहीं ब्लॉक नहीं था। तो इसका मतलब क्या इस पे आईटीसी अवेल हुआ है सेम असेट पे, हाँ सेम असेट पे आईटीसी अवेल हुआ है। और क्या यही सेम असेट उसने परमानेंटली ट्रांसफर किए हैं, हाँ। मतलब मुझे सप्लायर की यहाँ पे बिहाइंड द सीन स्टोरी ये वाली चेक करनी पड़ेगी कि सप्लायर ने जब परचेस किया था क्या इसी असेट पे उसने आईटीसी अवेल करके रखा है या नहीं, क्योंकि आईटीसी अवेल करने में बहुत सारे अड़ंगे हैं। क्या हो सकता है खुद आज जो सप्लायर बना है वो खुद अनरजिस्टर्ड है, तो जब रजिस्टर्ड पर्सन ने इस पे टैक्स चार्ज भी किया होगा इसने कभी उस चीज पे आईटीसी अवेल ही नहीं किया होगा। या फिर जिस पर्सन से ये खरीद के लाया था वो खुद अनरजिस्टर्ड था तो वो जीएसटी चार्ज ही नहीं कर पाया, तो ये आईटीसी क्या अवेल करता। या फिर जो गुड्स खरीद के लाया वो एग्जाम गुड्स है, या फिर सब कुछ सही चल रहा था लेकिन शेड्यूल 3 में कवर था, या फिर सब कुछ सही चल रहा था लेकिन वो आईटीसी ही ब्लॉक्ड था, तब आपका ये पॉइंट फिट जाएगा कि आईटीसी अवेल्ड ऑन सच असेट। और असेट ना सेम होनी चाहिए, बार बार बोली सच एसेट मतलब असेट सेम होनी चाहिए। मतलब क्या मैम, तुम रॉ मटेरियल लेके आए, रॉ मटेरियल परचेस किया, रॉ मटेरियल पे टैक्स पे किया, और अब जिसको तुम परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो तुमने एक शर्ट बना दी, उसकी रॉ मटेरियल की शर्ट कन्वर्ट हो गई, फिनिश गुड्स हो गया, ये सेम नहीं है। रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स इज नॉट सेम असेट, और मैंने कहा था आईटीसी सेम असेट पे ही अवेल होना चाहिए। तब भी क्या होगा, ये पैराग्राफ 1 कंप्लाई नहीं हो पाएगा। तो एक तो परमानेंट ट्रांसफर चाहिए, बिजनेस असेट का ट्रांसफर चाहिए, सी के ऊपर आईटीसी अवेल यूटिलाइज होना चाहिए। तो ये लिखना है हमने आईटीसी सच असेट पे ही अवेल्ड होना चाहिए, मतलब असेट सेम होनी चाहिए। अगर रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे सेम असेट वाली चीज कंप्लाई नहीं हुई। अंडरस्टूड, दिस कंप्लीट माय पैरा 1 शेड्यूल 1 पैरा 1, और हमने शेड्यूल 1 का पैराग्राफ 4 भी कर लिया है। व्हाट इज द होमवर्क फॉर टुडे, तुम्हारे लिए आज का होमवर्क है कि तुम्हें क्या कंप्लीट करना है, पैरा 1 और पैरा 4 का ये जितना भी एनालिसिस लिखा हुआ है इस बुक में, तुम्हें ये एनालिसिस कंप्लीट करना जरूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि दिन पर दिन सप्लाई की डेफिनेशन के एनालिसिस बढ़ेंगे और सप्लाई की डेफिनेशन ही सबसे ज्यादा एनालिसिस वाली है। ये समझ में आता है तो जीएसटी पे ग्रिप आना स्टार्ट हो जाती है। चलो, तो दिस इज ऑल माय साइड, ये लास्ट आपके लिए डेमो वीडियो था ऑन द यूट्यूब। दोज हु वांट टू ज्वाइन
Hardly the batch price is only 2100 to keep it financially feasible. जिसको लगता है उसे ज्वाइन करना है, they can WhatsApp on 7999709236. ओके, और 6 मंथ की वैलिडिटी रहेगी, 1.5 का व्यू रहेगा। लाइव ज्वाइन करना है तो लाइव क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लाइव में मेंटरिंग इंक्लूडेड है और जी ड्राइव में मेंटरिंग की सारी टिप्स दी जाती है। ठीक है, फॉलो अप यहाँ पे जी ड्राइव में पॉसिबल नहीं है। तो चलो, ऑल द बेस्ट। और आपको अगर जरूरत नहीं है, बीइंग अ न्यू टीचर इन द सीए इंटर, सीए फाइनल पे आई एम टीचिंग सिंस 5 years, बट यहाँ पे आई एम रियली हैविंग अ न्यू प्राउड, क्योंकि मैंने पहली बार जी ड्राइव देना स्टार्ट किए, फ्री बैचेस में दे चुकी हूँ सीए इंटर, जी ड्राइव की भी न्यू बैचेस देनी स्टार्ट की है। Obviously, I need your support. So if you can support, you can please share the videos. If you really think कि value है content में, आप share कर देना. It would be really beneficial for me as well as your friend. चलो, bye bye.